में एक मैसूर कैफे है, कभी वहां पर आप साउथ इंडियन ट्राई कीजिए, सस्ता बढ़िया, अच्छे एम्बियंस वाला। वहां पर कभी एक जमाने में इंदिरा गांधी ने भी बैठकर सांभर वड़ा खाया था। अच्छा। हाँ सर तो आप, आपने इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि हमें जाना ही पड़ेगा। अरे मैम दिल्ली में इतनी अच्छी अच्छी जगह है घूमने की। सर सही बताया ना, दिल्ली के बाहर की चीजें देख रखी होंगी लेकिन दिल्ली की नहीं देख रखी होंगी। हाँ हाँ, नहीं सभी चीजें घूमिए, हाँ और जी। कोशिश कीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाए तो अच्छा है, आजकल जाम वाम ये वो हाँ जी बहुत सर, रहता वो गाड़ी वाड़ी लगाने की, पार्किंग की भी दिक्कत आती है। है। हाँ खैर, सुंदर नर्सरी में तो कोई दिक्कत नहीं है। सर और ये कहाँ पर है सुंदर नर्सरी? ये बिल्कुल निजामुद्दीन और हुमायूं अकबर के पास में है। अच्छा, दिल्ली में ही है ये? जी। अच्छा। मुझे लगा ये उधर मथुरा उथुरा की तरफ है। नहीं, मथुरा रोड पर है। अच्छा, मथुरा रोड पर है। हाँ तो हमें गाइड ले गया था वहां पे, हमें 3 साल पहले दिखाया था, घुमाया था, तो बड़ा अच्छा लगा था वाकई। जैसे भी सर ने बताया ना कि कई बार गुजरे हैं लेकिन कभी लगा नहीं कि इतनी तो सुंदर इसका होगी। टिकट वगैरह भी है क्या? हाँ हाँ, टिकट है इसमें। 40 रुपीज की एल्डर्स की है, 20 रुपीज की 12 अबव के लिए है, बाकी 12 से नीचे के लिए फ्री है। और सर नेहरू प्लेनेटोरियम में कितनी है अभी इस समय? उसमें 80 रुपए की टिकट है शो की। अच्छा। हाँ। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं जामिया में। अच्छा, जामिया में रहते हैं आप। हाँ बढ़िया है। अभी असल में क्या है कि वर्किंग डेज में आप कहीं भी घूमने जाइए बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि सर भीड़ आप नहीं अपना होगी। स्कूल तो सर लाजपत नगर में कहीं बता रहे थे ना? नहीं, मेरा स्कूल भी यही है, जामिया के कॉलोनी के अंदर ही, घर के पास ही जहाँ आप स्कूल है। जहाँ आप पढ़े हैं, आपने एजुकेशन ली हाँ हाँ, मैं लाजपत नगर में जो शहीद हेमू कुलानी स्कूल है, है? अब उसका नाम शहीद हेमू कुलानी है, पहले मॉडल स्कूल के नाम से था। ऑन रोड ही आई थिंक वो स्कूल जो आप बोल रहे हैं, मॉडल स्कूल सर। जी हाँ जी हाँ, आपको लाजपत नगर का आइडिया है कुछ? सर हाँ, मैं अनमेरिड टाइम में महारानी बाग रहती थी। महारानी बाग में किलोकरी में हम किराए पे रहते थे, सैनियों के मोहल्ले में। मुझे पता नहीं क्यों आपकी बातों से लगा था शायद आप उस साइड के कहीं हैं, तभी मैं पूछ रही थी सर आप कहाँ रहते थे। अच्छा अच्छा। ओके ओके। हम किलोकरी में रहते थे, किलोकरी भगवान नगर किराए पे रहते हाँ थे। जी। हाँ जी सर, समझ गई हाँ मैं। तो ओके। किलोकरी में आपको अच्छे से याद होगा जीवन नर्सिंग होम है। जी सर, मैं जानती हूँ आप उस दिन बात कर रहे थे उसकी, मैं जानती हूँ जीवन नर्सिंग हाँ, होम। उसी के सामने चक्रवर्ती डॉक्टर है, बड़ा फेमस है, हमारा फैमिली डॉक्टर है। ओके, मैं उनको जानती हूँ सर, वो सरदार जी थे ना एक डॉक्टर, ग्रेवाल थे, ग्रेवाल। हाँ ग्रेवाल, हाँ जी हाँ जी। जी जी हाँ, उन्हें जानती हूँ। हाँ किलोकरी डेसू कॉलोनी में मैंने बड़े अच्छा। क्लासेस ली हैं, पढ़ाया है। सनलाइट कॉलोनी में बहुत मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं। ओके ओके। हाँ, फिर हम लाजपत नगर में रहे, मेरा बचपन तो वैसे लाजपत नगर में बीता है, दयानंद कॉलोनी में। गुड। तो जो पंजाबियों का, सिखों का एरिया है, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर, बड़ा अच्छा लगा मुझे उनके साथ। तो ये है। एक जमाना चलिए। था हम आटा गूंथ के ले जाते थे, और एक सांझा तंदूर हुआ करता था, वहां पर हम रोटी सिकवाते थे। नहीं वो नहीं पता सर मुझे। अच्छा, और भल्ले पापड़ी वाला आता था, 3 रुपए की प्लेट लेते थे। नहीं वो सब नहीं पता। जी। बड़ा अच्छा लगता था। खैर। ओके। हाँ। तो जी, बचपन के दिन तो बचपन के ही होते हैं, कहीं भी गुजरे हैं, हर किसी के बड़े गोल्डन पीरियड होते हैं। बिल्कुल सर, सही बात। हाँ जी। अच्छा, आज हम थोड़ा सा कॉग्निटिव थ्योरी स्टार्ट करेंगे, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है पियाजे की थ्योरी। ठीक है। और मैं अभी एक, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाते हुए कि चीजें रटने की बजाय अगर समझने के ऊपर जोर दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। अ, मैं आए दिन यूट्यूब पर कई कई वीडियोस देखता रहता हूँ कि कौन कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, तो उनसे मुझे सीखने को मिलता है कि मुझे इनके जैसा नहीं करना है। ठीक है। आज ही मैं एक वाइफ को दिखा रहा था एक वीडियो कि एक कोई असिस्टेंट प्रोफेसर थी, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा रही थी, तो स्लाइड शो के जरिए पढ़ा रही थी, बहुत अच्छे से पढ़ा रही थी। बट द पॉइंट वाज कि उसकी वे ऑफ डिलीवरी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उसने टेक्निकली स्लाइड को बनाया, उनको जिस तरह से उसने एडिटिंग की, वो कमाल की थी। दूसरा, एक मैंने 2-3 ऐसे चीजों के मैंने वीडियोस देखे जो बड़े नामचीन हैं, आजकल बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, बट ना उनका कंटेंट है ना पढ़ाने का कोई तरीका है। तो खैर मैंने ये सोचा कि यार ये लोग इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, तो इनका तो खूब अच्छा धंधा चलता होगा, और इनके पढ़ाए हुए बच्चे तो मजे करते होंगे। तो मैंने ऐसी भी जोश जोश में क्या कि मैं हर साल कोई ना कोई एग्जाम देता रहता हूँ, मुझे आप लोगों से बड़ी प्रेरणा मिलती है। मुझे तो आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा कि भाई मेरे जैसा बेवकूफ भी कोई है संसार में, जो जो एक नौकरी के होते हुए भी एग्जाम दे रहा है। तो मैं तो बताता नहीं हूँ लोगों को कि मैं कोई ऐसा एग्जाम भी दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो मैंने अभी यूजीसी नेट का एक एग्जाम दिया था मैम।
सुन रहे हैं आप लोग? हाँ जी सर, सुन रहे हैं। हाँ, बहुत मैं Yes, चाह sir. Yes, sir. हाँ हाँ, मैं अभी कोई शायद 2 लोग अच्छा आ गए हैं सर, मैं वेट कर रहा था इसलिए मैं कहानियां सुना रहा था। तो यूजीसी नेट का एग्जाम दिया मैंने एजुकेशन का, इतना मजा आया मुझे पेपर देकर, और उसको देकर मुझे फील हुआ कि भैया कितनी भी कोचिंग वाले पढ़ा दें, सेल्फ स्टडी और अंडरस्टैंडिंग की ना कोई काट नहीं है। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो वो किसी के पढ़ाने से भी आपको नहीं आएगा। कोचिंग वाले एक सेट पैटर्न ऑफ सिलेबस को फॉलो करते हैं और उसको लेकर वो पढ़ा देते हैं। वो क्या करते हैं, इग्नू का जैसे सिलेबस उठाए, क्योंकि इग्नू का सिलेबस ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो उसका सिलेबस उठाया और कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा दिया। मैं उनके वीडियोस वगैरह देखता रहता था कि कौन कौन क्या करा रहा है। लेकिन जब एग्जाम देखा ना मैंने, मैम दिल खुश हो गया कि भाई एग्जाम में कोचिंग का वो जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न होता है ना, उसमें से कुछ नहीं आया। अब उसी में से एक क्वेश्चन आया था पियाजे का, जो आज हम पढ़ेंगे, कि पियाजे की चारों स्टेजेस दे दी, लेकिन उन चारों स्टेजेस को याद करना तो इंपॉर्टेंट था ही, बट उन स्टेजेस को हम डेली लाइफ में किस रूप में देखते हैं, वो 4 ऑप्शंस दे रखे थे और उससे मैच द फॉलोइंग करके कॉलम मैच करना था। तो मुझे बहुत मजा आया पेपर देखकर कि भाई हाँ, जिसको समझ है वो पेपर दे सकता है। अच्छा, अब मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे उनमें से आप लोगों ने कितने कितने कर लिए, नहीं किए, क्योंकि फिर मैं आगे का काम बढ़ाऊं आगे देने का। 34 कर रहे थे सर, वो 1 से 11 पेज हाँ तक। सर, वो वाले कर लिए 34 11 पेज तक कर लिए, ठीक है। तो मैं उनके आंसर भेज दूंगा ना, ताकि आप डेली थोड़ा थोड़ा अपना प्रोग्रेस देखते रहें, है ना। आप मुझे बता दिया करें कि हमने 11 पेज तक कर लिया है, तो मैं आपको आंसर की भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे पियाजे, और हमारे बीच कोई बायोलॉजी की मैडम है, बायोलॉजी के सर या मैडम? यस सर। अच्छा, तो मैं काफी साल हो गए बायो पढ़े हुए। अच्छा, तो मंजू मैम, बायोलॉजी में हम बड़ी रिस्पेक्ट के साथ किन किन लोगों का बड़ा नाम लेते हैं, रिसर्चर्स का, साइंटिस्ट का, बायोलॉजिस्ट का? रॉबर्ट हुक वगैरह, रॉबर्ट हुक, डार्विन, डार्विन, डार्विन है, मेंडल है ना? मेंडल है, हाँ जी। हाँ जी। डार्विन का क्या काम था, क्या किया था डार्विन ने? अडेप्टेशन, अडेप्टेशन। कौन अडेप्टेशन करता है और क्यों करता है अडेप्टेशन? एनवायरनमेंट से हम बच्चा या ऑर्गेनिज्म करता है टू लिव इन द एनवायरनमेंट। Theory of evolution दी थी इवोल्यूशन Darwin। थ्योरी। फिर हाँ, थ्योरी है, यस यस। अच्छा, डार्विन की अडेप्टेशन थ्योरी और ऑफ इवोल्यूशन। हाँ, अडेप्टेशन और कंफर्टेबल में क्या अंतर है? अडेप्टेशन है आपका बिहेवियर, आपकी मॉडिफिकेशन पूरे अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, और कंफर्टेबल है कि यू आर फीलिंग कंफर्ट जोन जैसे हो जाता है कि हाँ, सर एडेप्टेशन में तो Adaptation के बाद आई। एडेप्टेशन सर्वाइव करने के लिए उसके साथ ढालना अपने आप को। तो अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट बड़ा ही कंफर्टेबल है, तो क्या आप अडेप्टेशन करेंगे? नो, एंड सो आई थिंक कंफर्ट गुड नहीं है। नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। एक बड़ी प्यारी सी कहानी है कि रेशम का कीड़ा अपने कोकून के अंदर लिपटा रहता है और उसे तोड़कर वो बाहर निकलकर तितली बनकर उड़ता है। अब एक बच्चे ने देखा कि जो अंदर का रेशम का कीड़ा वो इतनी मेहनत कर रहा है, तो उसने क्या किया, उसके लिए आसान बनाने के लिए कैंची से उसके धागे काट दिए ताकि वो आराम से निकल सके। अब वो धागे तो कट गए और कीड़ा बाहर आ गया आसानी से, लेकिन बाहर आने के कुछ ही देर के बाद वो मर गया। क्यों? अडेप्ट नहीं सर कर वो नेचर ने उसको उसी तरह से बनाया हुआ है। सर उसे स्ट्रगल करके धागे तोड़ के निकलना था, उसका इवोल्यूशन उस तरह से हुआ था, इसलिए मर बॉडी। गया। यस यस मनोज जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया कि उस कीड़े ने स्ट्रगल नहीं किया, और स्ट्रगल ना करने की वजह से उसमें ताकत नहीं आई, और वो बाहर आके उस एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाया। ठीक, तो हमारी लाइफ में स्ट्रगल का होना जरूरी है और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आजकल लोगों के पास समय नहीं है। एक्चुअली सर, ये डीपीएस स्कूल का ये मुझे सिस्टम भी बहुत अच्छा लगता है। उस स्कूल में कभी भी एसी नहीं होते, डीपीएस स्कूल के जितने भी स्कूल्स हैं। अरे मैम, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा भी स्कूल डीपीएस था बचपन में, ना एसी ना कूलर, और इसी बात पे बिलीव करते हैं कि कंफर्ट जोन नहीं देना बच्चों को। हाँ, घर में प्लांट्स बहुत सारे लगा देते हैं, बट एसी का नहीं वो कंफर्ट जोन देते बच्चों को, और उनकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप। जी मैम, मेरे स्कूल में तो लाइट ही नहीं थी, पेड़ के नीचे बैठते थे और सूरज घूमता था, हम भी घूमते थे।
और मेरे स्कूल का नाम भी डीपीएस था क्योंकि ढलान पे था, तो उसका नाम था ढलान पे स्कूल। ठीक है। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे स्ट्रांग होते हैं, यही तभी तो रीजन है। और ये जैसे कई प्राइवेट स्कूल्स, केआर मंगलम एंड ऑल, ये इसमें एसी है तो आजकल बच्चों की आईज में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ टीयर और जितना बच्चों को उसमें करते हैं ना, नाजों से पालते हैं, बच्चे उतने डेलिकेट हो जाते हैं सर। हाँ गिर पड़ के बच्चे अपने आप सीखते हैं, अपने आप बड़े होते हैं ना, वही बच्चे स्ट्रांग रहते हैं। मैडम बिल्कुल, द्वारका में तो सारे स्कूल ही एसी वाले हैं बच्चों के हमारे। ये बच्चों का प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे, तो कितने फ्रेंड्स ने चेंज किया डीपीएस में। रीजन ये कि एसी नहीं है। आईज की टीयर कहते हैं कि कुछ उनका लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है आईज, जिनसे टीयर्स बनती है तो वो ड्राई हो जाती हैं आईज। ये हाँ, प्रॉब्लम। अभी मेरे फूफा जी हैं, वो कहते हैं कि अगर ये जो मजदूर काम कर रहा है, अगर ये गर्मी में आइसक्रीम खा ले तो बीमार पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि उसको तो गर्मी में रहने की सर आदत उनको है। कुछ नहीं होता, उनके बच्चे सर जमीन पे ही लेटे रहते हैं, जरा सा कपड़ा हाँ डाल के वहीं लिटा देते हैं वो। हाँ, वो सर्दी में खुले घूम रहे ठीक है, लेकिन अगर उनको गर्मी में मेहनत करने के बाद आइसक्रीम खिला दे तो बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन जो आदमी कमरे में एसी में रह रहा है, गाड़ी में एसी में घूम रहा है, तो वो तो कहीं पर भी आइसक्रीम खा ले, उसे दिक्कत नहीं है, वो उसके हिसाब से ढल गया है ना। तो पॉइंट ये है कि इन्वायरमेंट हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है, और खासकर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो हम उसी नेचुरल इन्वायरमेंट को पकड़ के आज हम पियाजे को पढ़ेंगे। ठीक है जी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और लाइव वीडियो स्टार्ट कर देता हूं पहले। देखो कौन सा है ये ग्रुप। ठीक है। अरे मुझे होस्ट नहीं बनाया, मैं स्क्रीन शेयर कैसे करूं? फैजान सर हैं क्या ग्रुप में? अच्छा, अब कर दिया होस्ट, ठीक है। हाँ, अब आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। ठीक है। Piaget's cognitive theory। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अयान, जवार, ओके। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पियाजे की शख्सियत क्या है। पियाजे रहने वाले हैं स्विट्जरलैंड के, इसलिए उनको बोलेंगे कि वो एक स्विस व्यक्ति हैं। बॉटनी क्या बोलते, सॉरी बॉटनी नहीं, बायोलॉजिस्ट। हरिकेश भी जुड़ चुके हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जीव वैज्ञानिक हैं। थर्ड, ये एक फिलोसोफर हैं, दर्शन शास्त्री हैं। तो ये पियाजे का एक बेसिक बैकग्राउंड है। नेहा कह रही
जरा देखें, पहला पॉइंट है कि ये एक बायोलॉजिस्ट हैं। जीव वैज्ञानिक। तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो डार्विन की थ्योरी में बहुत बिलीव करते हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन का उत्पत्ति सिद्धांत। डार्विन का ये मानना है साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हुई। ओके, डार्विन की उत्पत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि वक्त के साथ हमारी अडैप्टेशन चेंज होती है। यानी जैसे जैसे टाइम बीतता है, इन्वायरमेंट के साथ जो हमारा अडैप्टेशन है वो चेंज होता है। जैसे पहले इंसान बंदर था, फिर वो धीरे 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 इंसान बनता चला गया। पहले कोई बकरी थी, उसने गर्दन ऊंची की और वो जिराफ बनती चली गई। तो इन्वायरमेंट के चेंज होने से उसकी अडैप्टेशन बदली, तो उस जीव के अंदर भी बदलाव आते गए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस आए। चेंजेस के हिसाब से जो प्राणी था, ऑर्गेनिज्म था, उसमें भी बदलाव आए। ठीक है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि हम इंसानों में भी कितना बदलाव आया है। हम पहले कैसे जंगलों में रहते होंगे। हमारा जो सबसे नज़दीक जो बंदर है उसका नाम ओरंग उटैन है। उस ओरंग उटैन के हिसाब से हम कितने चेंज हम में आ गए हैं। क्यों आए ये चेंजेस? क्योंकि हमें इन्वायरमेंट के साथ करना पड़ता है स्ट्रगल, यानी संघर्ष। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि वातावरण जो है वो बहुत निष्ठुर है। हमारा इन्वायरमेंट बहुत जालिम है। सर्दी बहुत पड़ती है, गर्मी बहुत पड़ती है, खाने को नहीं मिलता है, आपस में मार काट रहती है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब हम जानवर रहे होंगे, है ना, हम भी एक किसी जानवर की खुराक रहे होंगे, तो बड़ा स्ट्रगल था। ठीक है। अखिल सही कह रहा है कि जो फोकस से पढ़ रहा होगा उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ सही बात है, बट ये भी एक तरह की ट्रेनिंग है ताकि उनको भी ये लगे कि जब मैं एंजॉय करता हूँ, एक वक्त पे बहुत एंजॉय करता हूँ, बट जब मैं अपना काम करता हूँ तो बहुत सीरियसनेस के साथ करता हूँ। अगर मैंने सीरियसनेस में फ़न को मिक्स किया तो फिर वो जनरेशन भी ऐसे ही करेगी। पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही कर रहा है। ठीक है। काम को लेता है मज़े में और मज़े को समझता है कि काम है। ठीक है यार, मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम है। क्या काम है? मुझे टीवी देखना है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है, मज़े वाली चीज़ को तो उसने काम बना रखा है, और जो ऑफिस से काम मिला है उसको वो मज़े में ले रहा है कि यार हाँ ठीक है देख लेंगे, हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो स्ट्रगल करता है, और इस स्ट्रगल करने से जी क्या कह रहे हैं? सर ये जो आपने कल्चर का डिफरेंस, मतलब ये जो हमारे देश की जो स्थिति आपने बताई है, मैं मतलब ऐसे ही मैंने देखा यूएस में, वहां वो काम के साथ फन करते हैं। मतलब ऐसा हम तो क्या कर रहे हैं, फन पहले काम बाद में है। हाँ। वहां उनका काम चल रहा होता है और हर काम को ना एंजॉय करके, रेस्टोरेंट में देखा, स्कूल्स में देखा, कॉलेजेस में देखा, यूनिवर्सिटी में देखा, और मतलब जो जो होते हैं हॉकर्स वगैरह वो भी होते हैं, मतलब एक एक चीज को मतलब एंजॉय करते। पुलिस वाले को भी देखा, वो भी एंजॉय कर रहा होता है काम करते हुए, अगर देखा तो, जो हमने ऑब्जर्व किया उसको। तो वहाँ के तरीकों में और हमारे तरीकों में तो प्रोडक्टिविटी का बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। सर असल में हम लोगों ने काम को और एंजॉयमेंट को अलग अलग चीजें बना के रखा हुआ है।
हम अभी तक ये समझ ही नहीं पाए कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी बहुत मजा है। ये तो हमने तो एयरपोर्ट पे देखा, एयरपोर्ट पे वो बंदा इतना मजाक करता, मुझे लगा सीरियस है क्या, मतलब मुझे लगा कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। हमारे एयरपोर्ट के कर्मचारी देखिए आप, अरे बड़े बुलेट मतलब का ऐसे रहते सधे हैं। हुए, उनके एटीट्यूड को देख के ऐसा लगा कि यार मुझे लग रहा है शायद कुछ गलती कर दी मैंने, शायद इसलिए मेरे साथ मजाक वजाक कर रहा है बंदा ये। हाँ मेरे साथ बच्चे भी थे तो, लेकिन बाद में पता चला उनका कल्चर है वो तो। कल्चर है वो। तो वही बात है, हमने भारत में काम को और मजाक को या एंजॉयमेंट को अलग अलग 2 कैटेगरी में बांट रखा है। हम ये भूल जाते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक आनंद का काम है, ठीक है। और इसीलिए जो अंतिम लक्ष्य है हमारे जीवन का आनंद, वो हमें धर्म ग्रंथों से प्राप्त होता है। यानी हमारे जो पुराने धर्म है, ग्रंथ हैं, वो हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन का आखिरी उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। जो ज्यूज का जो कल्चर है, उनके अनुसार मनुष्य का इस जगत में जन्म आनंद लेने के लिए हुआ है। लेकिन भारत में क्या है, सरवाइव करना है, नौकरी लेनी है, पढ़ाई करनी है। तो मजा सब कब चला गया, कब आया, सब पता ही नहीं चला। यानी जब तक खाने की बारी आई तब तक दांत चले गए। ये नहीं देखा कि जो हम रोज खा रहे हैं उसको भी इंजॉयमेंट करके खा सकते हैं, है ना। तो सही, बिल्कुल सही बात है सर। हमारे जीवन में इस आनंद की तो कमी है, इसलिए तो हैप्पीनेस करिकुलम को डाला गया है। ठीक है। और एक और चीज होती है सर, इससे क्या होता है, सॉरी टॉपिक से हल्का सा नहीं, रिलेट कोई कर रहे हैं, नहीं। इसके साथ एक परेशानी और आती है यहाँ पर कि हम देखते हैं अपने स्कूल सिस्टम में, मतलब ऑफिस के सिस्टम में, वर्क कल्चर में क्या होता है कि अगर जो व्यक्ति अपने समय से ज्यादा रुककर काम कर रहा है उसे बहुत प्रोडक्टिव, बहुत शानदार तोप समझा जाता है। जबकि जापान, यूएस में देखा जाए तो वो उतने अनप्रोडक्टिव आदमी है, क्योंकि जो टाइम आपको दिया गया आप उसमें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप तो अनप्रोडक्टिव है। हाँ, हमारे देश में प्रोडक्टिविटी की परिभाषा है कि आप मजमा जमाए बैठे हैं रात, मतलब देर बजे तक, 2 बजे स्कूल बंद हो रहा हो तो आप 2:30 बजे 3 बजे एक्स्ट्रा बैठा के लोगों को चल रहे हैं। इसलिए नहीं कि मैं पब्लिक स्कूल का मारा हूँ, मैंने ऐसे स्कूल्स भी देखे हैं जहाँ 2 बजे का मतलब 2 बजे सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप प्रोडक्टिव हैं तो आप 2 बजे तक करेंगे पूरा, अदरवाइज आप अनप्रोडक्टिव माने जाएंगे, ऐसा भी होता है। हाँ। और लेकिन ये वो- ना वो हम भी- बच्चों को सिखा पाते हैं ये चीजें, ना बच्चे हमारे सीखते हैं। उनकी नजरों में वही गधापना जो होता है वही प्रोडक्टिविटी है। हाँ, और वो भी है कि अगर मान लो वाकई कोई ईमानदारी से खुश होकर काम कर भी रहा है ना, तो बाकी लोग बोलेंगे हाँ कर ले चमचागिरी, मिलना क्या है तुझे, है ना। सर वो सबकी नजरों में खटकता रहता है। हाँ कि बिल्कुल यार, जी, टू द पॉइंट करने वाला तो खटकता ही रहता है, टू द पॉइंट करेगा काम, इधर उधर हाँ, बातें नहीं करता, उसे इगोइस्टिक मानते हैं, उसे मतलब बहुत अजीब सा मानते हैं। उनके साथ बैठेगा, चाय की चुस्कियां लेगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, उन्हें लगता है कि भाई हाँ यार ये बंदा तुम्हारे जैसा ही है। हमारे और ये जैसे। कॉर्पोरेट में भी होता है सर, कॉर्पोरेट में मैंने एक्सपीरियंस लेके देखा। उनके साथ अगर उनके पार्टीज में जाएं आप, शराब सिगरेट पी लें तो आप उनके हैं, वरना हाँ, पूरा ऑफिस आपसे दुश्मनी लेने पे उतर आता है। मैं भाग के मुझे फिर टीचिंग में आना पड़ा। हाँ। और सर ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है कि जिसको काम नहीं करना ना, वो कहीं पे काम नहीं करता, और जिसे काम करना है वो हर हाल में काम करता है। ऐसे Yes, भी sir. लोग हैं, है हाँ ना? जी सर, बिल्कुल। वो भी मरता रहता है क्योंकि काम उसी को सर दिया माहौल जाता है। कभी खराब नहीं होता कहते हैं, हाँ, माहौल या एनवायरनमेंट खराब नहीं होता, हाँ, हर इंसान को उसके हिसाब से अपने आप को करना, एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, हाँ। तो वही बात है। अब जैसे जो व्यक्ति इस खराब स्कूल के वातावरण में भी मेहनत से काम कर रहा है, इसका मतलब इस स्कूल में आने से पहले उसके घर में, उसके स्कूल में ऐसा माहौल मिला कि वो ईमानदारी से काम करना सीख सके। बिल्कुल सर। हाँ, हमारे संस्कार बड़े काम आते हैं सर इस चीज में। यस सर। जी। हमारे अंदर एक ताकत पैदा होती है, और इसी से एक पॉइंट आया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो श्रेष्ठ है वही जीवित है ना। जो कमज़ोर होता है उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती, शक्तिशाली व्यक्ति ही रह पाता है, शक्तिशाली जीव ही जीवित रह पाता है। जो श्रेष्ठ है, जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से लड़ सकता है, जूझ सकता है, वही जिंदा रहता है, वरना तो कहानी ख़त्म है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि रेशम के कीड़े को अगर कोकून में, वो कोकून से लड़ता है, उसके चारों तरफ जो रेशम का धागा होता है उसके खिलाफ वो लड़ता है और लड़ झगड़ के वो बाहर निकलता है, और फिर वो एक तितली बन के उड़ जाता है। एक
आप अगर उसकी हेल्प करने के लिए उसके कोकून को हटा दें ताकि वो आराम से निकल सके, तो वो कुछ ही मिनटों के बाद निकल के मर जाएगा, क्योंकि लड़ने से उसके अंदर जो ताकत पैदा हुई वो ख़त्म हो गई, वो ताकत उसमें बनी नहीं। अब ये जो, भगवान माफ़ करे, ये जो कोरोना का टाइम गुजरा, इतना बुरा टाइम गुजरा, और बाहर जाऊंगा अंदर बैठा, मैं बाहर के बारे में कर रहे हैं गवर्नमेंट का। तो यहाँ सारा खेल है इन्वायरमेंट का, उसके साथ के इंटरैक्शन का, और उससे होने वाले अडैप्टेशन का। मतलब वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ जूझना, टकराना, अंतःक्रिया करना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसी से हमारा बनेगा अनुकूलन। तो ये बायोलॉजिस्ट के माइंड में ये चीज़ें चलती रहती है। तो पियाजे ने भी इन 3 चीज़ों पर बड़ा बल दिया। तो सबसे पहली चीज़, बायोलॉजी वाली तो ख़त्म हो गई। सेकंड मैंने लिखवाया कि वो फिलोसोफर भी थे। तो पहले ज़रा फिलॉसफी के बारे में समझते हैं। फिलॉसफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस प्लस सोफिया। यानी फिलॉस का मतलब होता है जर्नी, हाँ, जर्नी, थर्स्ट, डिस्कवरी, हंगर, यात्रा, प्यास, खोज, भूख। और सोफिया का मतलब होता है विजडम, ज्ञान, विवेक, नॉलेज। तो जब कोई आदमी ज्ञान का भूखा हो, उसकी यात्रा में निकले, उसकी खोज करे, ज्ञान के लिए भूखा हो, प्यासा हो, तो उस आदमी को कहेंगे जी। सर, ड्राइव का मीनिंग क्या यहाँ जर्नी के लिए ठीक होगा, या वो डिफरेंट होता है, मोटिवेशन होता है? किसके लिए ड्राइव? या आपने जैसे जर्नी का है, थर्स्ट है, डिस्कवरी है, हंगर है, तो ड्राइव नहीं कह सकेंगे हम इसे? जो हमने अभी लास्ट थांडाइक के उसमें भी किया था कि एक नीड होती है, देन ड्राइव होता है। क्या तो बात है मैम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आपने एनालॉजी लगाई, बिल्कुल सही कहा। नॉलेज को पाने के लिए हमारे अंदर जो हुड़क पैदा होती है, जो ड्राइव पैदा होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ड्राइव भी हो सकता है। फिलॉसफी मींस जी, जी, बिल्कुल। हाँ जी। फिलोसोफर, ठीक है, दर्शन शास्त्री कहेंगे। ये तो एक छोटा सा मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिया। अब अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में आते हैं, तो इंडिया के हिसाब से, यानी इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से, दृश्यम अनेन दृश्यते, दृश्यम अनेन दृश्यते मतलब जो दिख रहा है, दृश्यम यानी जो दिख रहा है, दृश्यम यानी देखना, टू सी, अनेन जो नहीं दिख रहा। मतलब जो सीन है, जो दिख रहा है, उसके पीछे, उसके बियॉन्ड जो नहीं दिख रहा है,
अगर आप उसे देखना शुरू कर दें तो वो फिलॉसफी है। इंसान इंसान को देख पाता है, बट इंसान के पीछे की जो आत्मा है, जो भगवान है जिसने उसको बनाया होगा, अगर आपको उसके दर्शन होने लग जाएं, या इस दुनिया में जो भी नॉलेज बिखरी पड़ी है उस नॉलेज के पीछे की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त चिंतन है, अगर आपको वो समझ में आने लग जाए तो वो क्या है? फिलॉसफी। जितने भी फिलोसोफर्स होते हैं, हमने देखा कि उनमें ज्ञान को पाने की भूख होती है, प्यार होता है, प्रेम होता है, लव होता है, लव फॉर विजडम। तो फिलोसोफर और एक लवर, इनमें अंतर नहीं है। एक दर्शन शास्त्री और एक आशिक में, प्रेमी में अंतर नहीं है। आपको एक कहानी सुनाता हूं मजनू की। मजनू को लैला की फैमिली ने पीट पाट के भगा दिया और मजनू भागते भागते गया एक जंगल में, और जंगल में उसको कुछ भिखारियों का ग्रुप मिल गया। भिखारियों के ग्रुप ने उसको पकड़ के बोला कि चल तू हमारे साथ भीख मांगा कर। ठीक है, उसने बोला ठीक है भीख मांग लेंगे। तो वो एक कांसे का कटोरा लेकर भीख मांगता रहा। कुछ दिन के बाद एक भिखारी ने बोला कि भाई तेरी लैला जो है वो फला जगह पर खड़ी होती है एक खिड़की पर, और वहाँ भिखारियों की लाइन लगती है और लोग भीख मांगते हैं, तो तू भी चला जा, लैला तो तेरी जानने वाली है, तुझे बहुत पैसा देगी। तो मजनू चला गया और लाइन में लग गया। लाइन में वो सबसे आखिर में था, शायद इस वजह से कि आखिर में जाऊंगा तो थोड़ा वक्त मिलेगा, उसको मैं आराम से देख पाऊंगा, शायद बात भी हो जाए। तो भाई मजनू लाइन के एंड में था, और जब लाइन ख़त्म हुई, रात होने लगी, पूरा दिन बीत गया, उसका नंबर लास्ट में आया शाम को, तो उसने अपना कटोरा आगे बढ़ा दिया। लैला ने नकाब पहन रखा था, तो लैला ने नकाब नहीं हटाया और उस कटोरे को देखकर उसने एक नीचे से छोटी सी डंडी उठाई और उसने डंडी को उस कटोरे पे मार के कटोरा नीचे गिरा के तोड़ दिया, और 2 डंडी उसने मजनू के मारी, और मजनू वहाँ से हंसता हुआ चला गया। अब जब वो पहुँचा तो भिखारी ने उसका मजाक उड़ाया कि देख तुझे कुछ मिला तो नहीं, उल्टा तुझे डंडियाँ और पड़ गई। तो ऐसा क्यों? तो मजनू ने कहा कि लैला जानती है कि जितना मुझे चाहिए उस कटोरे में समाएगा नहीं, और जितना उस कटोरे में समाएगा उतना मुझे चाहिए नहीं। मतलब वो चेहरा देखने आया था, तो अगर वो चेहरे से नकाब हटा भी देती तो उस चेहरे जितना उसको चाहिए नहीं, और चेहरे से जितना मिलेगा उससे उसका मन नहीं भरेगा। तो यानी आशिक को पूर्ण ज्ञान चाहिए, कंप्लीट नॉलेज। आशिक दीवानों की तरह अपने काम में मस्त रहता है, दुनिया से अलग रहता है, आइसोलेटेड रहता है, किसी की परवाह नहीं करता, बेचैन रहता है। बस यही हाल होता है फिलोसोफर का। न्यूटन का नाम आपने सुना होगा। न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। न्यूटन ने एक स्टेटमेंट कही है, शायद आप लोगों की लाइफ में कुछ इंस्पिरेशन आए उससे। वो कहते हैं, ट्रुथ इज ऑफस्प्रिंग ऑफ अनब्रोकन साइलेंस। यानी सच्चाई, नॉलेज, ज्ञान, ये संतान है अनब्रोकन साइलेंस की, यानी ऐसी खामोशी की जिसमें कोई दखल ना हो, अटूट खामोशी। यानी जब एक आदमी बिल्कुल खामोशी में जाके सोचता है, कोई काम करता है जिसमें कोई बाहर का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो उस खामोशी से जो पैदा होता है वही नॉलेज है।
तो इसीलिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बिल्कुल आइसोलेशन में रहिए। कुछ लोग टीवी चला लेते हैं, कुछ लोग गाने चला लेते हैं कि साइड में गाना चल रहा है, साथ में काम कर रहे हैं। बेटा ये सिलाई कढ़ाई का काम नहीं कि तुम फैक्ट्री में सिलाई कर रहे हो और साथ में गाने बज रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के। नो, स्टडी का मतलब होता है कि स्टडी कर रहे हो तो स्टडी कर रहे हो। ये भी नहीं कि एक क्वेश्चन में घंटों लगा दिए। एक पेज को यूं स्कैन करो कि मिनटों में आपने देख लिया कि अच्छा इस पेज में ये बात कही गई है। आप में से किसी ने शायद नोटिस नहीं किया कि जब मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो एक्चुअली मैं आपको क्या करवा रहा हूं। मैं क्वेश्चंस के सेंटेंस में से सिर्फ एक कीवर्ड पे गोला लगाता हूं, उस एक शब्द से मुझे आंसर पता चलता है। बेटा ये प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। तो अपने आप को आइसोलेट करो, फिलोसोफर बनो, बेचैन रहो, आशिकी करो अपनी नॉलेज के साथ, ठीक है। तो ये फिलोसोफर की खासियत है। फिलॉसफी की मेन 3 ब्रांच हैं। इन ब्रांचेस को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं। कहानी है गौतम बुद्ध की। आई लव दिस मैन। क्या फिलॉसफी थी, क्या सोच थी, बहुत बढ़िया फिलॉसफी इनकी। गौतम बुद्ध जो कि पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, और एम आई राइट, सिद्धार्थ या राहुल, पता नहीं मुझे, देख लो, तुम ही देख लो गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था। सिद्धार्थ। गुलू कह रहा है की वर्ड राहुल उनका बेटे का नाम था। राहुल तो उनके सिद्धार्थ था, शायद हाँ जी, राहुल उनके बेटे का नाम बेटे था। का नाम। हाँ, सिद्धार्थ का मतलब क्या होता है? सिद्ध, जिसने जो सिद्धि प्राप्त कर ले, जिसने अर्थ में सिद्धि प्राप्त कर रखी है, यानी कि बहुत धनवान हो, हाँ जी। है ना। हाँ। और राहुल का मतलब क्या होता है? शाहरुख खान ने बड़ा पॉपुलर किया हाँ। राहुल और अंजलि की लड़ाई आज भी होती है। सर हम यही कहने लगे थे, राहुल का मीनिंग है शाहरुख खान। अच्छा हर फिल्म में उसका नेम है। अच्छा, शाहरुख का सॉरी, राहुल का मतलब होता है बंधन। ठीक है, चलिए आगे हाँ देखते हैं। जी। माइंड प्रैक्टिस। अच्छा चलिए, गौतम बुद्ध का नाम बताइए असली जो पहले था। तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का मतलब ही होता है जो अर्थ में सिद्ध हो, यानी जिसके पास बहुत पैसा हो। राजा ने ऐसा ही नाम रखा उसका, सिद्धार्थ का नाम सिद्ध, अर्थ। राहुल गौतम बुद्ध के बेटे थे और राहुल का अर्थ होता है बंधन। देखो क्या कहानी है ज़बरदस्त। तो एक बंधन से मुक्त होने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। खैर, तो गौतम बुद्ध यानी कि जो पहले सिद्धार्थ के नाम से थे, राजकुमार बने और रथ पर बैठकर वो घूमने लगे। तो चलिए ये भी बताइए कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था जिसके साथ वो रथ पर घूमते थे। सारथी के साथ घूमते घूमते उन्होंने पहले दिन देखा एक बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी। उन्होंने सारथी से पूछा ये क्या है, कौन है ये? कहते हैं बूढ़ा है, बीमार है। तो कहता है क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? कहता हाँ। तो कहता अच्छा, तो लाइफ इतनी मिजरेबल है, जीवन इतना दुखद है? कहता हाँ। कमाल है, मैं तो सोचता था कि मैं राजकुमार हूं, मुझे कुछ होगा ही नहीं, मैं तो सुख में जीऊंगा। शाबाश, नेहा ने लिखा है चन्ना, वेरी गुड। एक और नाम है, ढूंढो। चलिए आगे क्या हुआ। अगले दिन उन्होंने एक डेड बॉडी को देखा। उन्होंने पूछा ये कौन है? कहता ये डेड बॉडी है, मर चुका है। कहता ये तो मर गया, बट इसके पीछे इसके परिवार वाले क्यों रो रहे हैं? तो उसने बोला कि ये सब इसके मोह यानी प्रेम से बंधे हुए हैं और इसीलिए ये इसको मिस कर रहे हैं और रो रहे हैं। कहता अच्छा, मोह तो सारे कष्टों का कारण है, इसे भी दूर करना चाहिए। घर चलो वापस, हाँ जी, मेरा सर, मन इसमें भर एक बात गया। और थी। तीसरे दिन उन्होंने एक साधु को देखा। हाँ मैम, उसमें कि एक न एक दिन हर इंसान का अंत होना है।
हाँ जो हाँ, आया है, जो इस पृथ्वी पर आया है, उसको जाना भी है। जाना है, लेकिन उसके पीछे जो परिवार वाले हैं वो क्यों रो रहे हैं? हाँ जी सर, ये दो मतलब जैसे इसमें बताया ना आपने, मैंने कहा एक ये भी था उसमें हाँ बताया कि उनको। हाँ, अभी अभी एक और आएगा, तीसरा एपिसोड भी है इसमें कहानी में, हाँ अभी जी, हाँ। आएगा। हाँ बहुत खुश था। बोला ये क्यों खुश है? कहता है इसका कोई आगे ना पीछे, कोई मोह ना माया, इसे किस बात का दुख। कहता ओहो, तो सन्यास में सुख है, आनंद है ना। तो गौतम बुद्ध की लाइफ में पहला जो स्टेप है वो है सुख क्यों होता है, दुख क्यों होता है, पीड़ा क्यों होती है, कोई क्यों मरता है, कोई पीछे क्यों रोता है, साधु खुश क्यों होता है। सवाल सवाल सवाल। तो पहला स्टेप है सवाल। इसे कहते हैं मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, यानी व्हाट इज वर्ल्ड, व्हाट इज ट्रुथ। किसी भी चीज़ के आगे व्हाट लगा दो तो ये सारा मेटाफिजिक्स है। दुनिया क्या है, संसार क्या है, ईश्वर क्या है ना। तो बड़ी गड़बड़ है। सवाल सवाल सवाल। तो ये फिलॉसफी की पहली ब्रांच है जिसे कहते हैं मेटाफिजिक्स। मेटा यानी पीछे, फिजिक्स यानी संसार। इस संसार के पीछे असलियत क्या है, ठीक है। आगे है कि जब आपके पास सवाल आ गए तो फिर गौतम बुद्ध ने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की, पढ़ाई शुरू की। तो उन्होंने एक रात को घर छोड़ा और तपस्या पर चले गए। यानी कि अब क्या चाहिए, सवालों के जवाब के लिए नॉलेज चाहिए। तो अगला जो पॉइंट है वो है एपिस्टेमोलॉजी, यानी ज्ञान मीमांसा। मतलब व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज का सोर्स क्या है, नॉलेज का मेथड क्या है, नॉलेज का नेचर क्या है। ज्ञान क्या है बताइए। ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो हमारे आसपास बिखरा हुआ है। ज्ञान अनुभव है, ज्ञान क्रिया है, ज्ञान किसी के मुंह से निकली हुई बात हो सकती है, ज्ञान हमारा एनलाइटमेंट हो सकता है। ज्ञान कहाँ से मिलता है? ज्ञान किताबों से मिलता है, करने से मिलता है। टेनासिटी एक शब्द है, टेनासिटी, इससे भी ज्ञान मिलता है। टेनासिटी का मतलब होता है कि आप मंदिर गए, आपने फादर को मंदिर में जाके हाथ मुंह धोकर फ्रेश होके फिर अंदर जाते हुए देखा, तो आपने भी उनको देखकर वैसा सीख लिया। तो जो हम दूसरों को देखकर सीखते हैं उसको टेनासिटी कहते हैं। तो ये भी ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान की विधि, प्रश्नोत्तर विधि, एक्सप्लेनेशन विधि, लेक्चर मेथड, ये बहुत सारे मेथड्स हैं। ज्ञान की प्रकृति, नेचर कैसा है, बड़ों के लिए ज्ञान है, छोटों के लिए ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, बुरा ज्ञान है, ये नेचर हो गया। इसकी स्टडी करते हैं एपिस्टेमोलॉजी में, यानी कि ज्ञान मीमांसा में। और फिर फाइनली बहुत पढ़ने लिखने तपस्या करने के बाद इस सारे ज्ञान का एक निचोड़ निकला। इसे कहते हैं एक्सियोलॉजी, यानी मूल्य मीमांसा। ठीक है। जैसे राजनीति को मैंने बहुत हिस्ट्री में पढ़ा, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, विदेशों की हिस्ट्री पढ़ी, भारत के पड़ोसी देशों की हिस्ट्री पढ़ी, मैंने कोरिया की हिस्ट्री पढ़ी। कोरिया में 4 जनरेशन से तानाशाही सरकार चल रही है। मैंने रशिया की हिस्ट्री पढ़ी जिसमें स्टालिन और लेनिन की तानाशाही देखी। मैंने इराक, ईरान, सद्दाम, गद्दाफ़ी और युगांडा की सरकार के बारे में पढ़ा। और अभी जो हमारा लेटेस्ट चल रहा है तालिबानी सरकार का चल रहा है। इन सभी ने, मैंने इन सबको पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने निचोड़ निकाला। निचोड़ ये है
कि किसी को भी कोई मतलब नहीं है कि हमारी जनता का क्या हो रहा है। सच बता रहा हूँ, कॉकरोच और चूहे की तरह जनता को ट्रीट किया जाता है। इन्हें कोई मतलब नहीं। राजनीति और धर्म एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। आज तालिबानी एक इस्लामी संगठन के रूप में आया है। अगर ये इतना ही इस्लामी है तो ये चीन का समर्थन क्यों कर रहा है? उस चीन का जिसने उइगर मुसलमानों पर अत्याचार किए। तो यहाँ राजनीति में धर्म वर्म कुछ नहीं होता, सिर्फ सत्ता, लालच, पैसा, तानाशाही यानी स्वार्थ होता है। ये मैंने इस सारी नॉलेज का निचोड़ निकाला। तो इन सारी चीज़ों को निचोड़कर मूल्यवान चीज़ आई। एक्सिस आया। एक्सिस जानते हो ना, गाड़ी का एक्सिस होता है जिसके चारों तरफ पहिया घूमता है, तो उसकी धुरी है यानी मेन पॉइंट्स है। तो गौतम बुद्ध ने भी 7-8 साल की तपस्या के बाद जो निचोड़ निकाला, उससे उनका दिमाग खुल गया। ओ दिस इज़ द पॉइंट, ये पॉइंट मुझे दुनिया को बताना चाहिए। हम तो फालतू में घूम रहे हैं, हम तो यहाँ वहाँ दिमाग लगा रहे हैं। असली चीज़ तो ये है। ये जो असली ट्रुथ निकला, इसको इन्होंने फिर अपने बौद्ध दर्शन में के रूप में लोगों तक बांटा। अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, ये उनकी किताबें लिखी गई। इस ग्रंथ को ये लोग पढ़ते हैं और इससे मिलने वाली नॉलेज को अपनी लाइफ में उतारते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? वैल्यूज़ यानी मूल्य, यानी कौन सी अच्छी चीज़ें इन सब के बाद जो निकली उसे हमें अपने लाइफ में लाना चाहिए। ठीक है। सभी धर्म ग्रंथ एक तरह से यही हुए, मूल्य मीमांसा जो है। तो क्या मैम? सभी धर्म ग्रंथ जो हुए वो इसी में आते हैं फिर मूल्य मीमांसा के तहत। बिल्कुल सही कहा मैम, बिल्कुल सही कहा। जितनी भी किताबें हैं, अब जैसे हम लोग ऋग्वेद देखते हैं, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चारों वेद जो लिखे किसने? ऋषियों ने लिखे। ऋषियों ने कैसे लिखे? अपने आसपास तपस्या की, जो भी ऑब्जर्वेशन किया उसका निचोड़ लिखा, अपने इसलिए सभी को जानना जरूरी है ये चीजें। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस निचोड़ के उस किताब में लिख दिया। तो एक तरह से वो एक्सियोलॉजी, मतलब जो भी कोई बुक ऑथर है, बुक लिख रहा है, वो यही लिख रहा है। हाँ, एक्सियोलॉजी ही लिख रहा है। तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि आज की डेट में कोई फ्रेश रिसर्च नहीं कर रहा, जो ऑलरेडी है उसी को आगे परोस रहा है। सर वास्तव में देखा जाए तो वैल्यूज तो वही है, समय बदला है, वैल्यूज थोड़ी बदली है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वैल्यूज समय के साथ बदलने चाहिए या नहीं? चाहिए सर, बदलने चाहिए। थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। सर उनका मूल तो वही है ना, बेसिक तो वही है, चाहे कितना भी उनमें आप बदलाव कर ले। कुछ वैल्यूज होती है जो अगेंस्ट दी सोसाइटी के बदलना चाहिए, वो बदल रहा है। सती प्रथा थी, ये भी एक तरह, ये अब क्या प्रथाएं क्या वैल्यू में आती हैं सर? प्रथा तो अलग होगी ना मैडम। नहीं मैम, ये कंडीशंस के ऊपर प्रथा आई थी, ये कहीं भी नहीं है। अगर आप पुराने उसमें देखेंगे कहीं भी नहीं है, ये वैल्यूज नहीं है। हम जितना कल्चर अपना इंडियन कल्चर है, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसमें कहीं भी सती प्रथा नहीं थी, पर्दा सिस्टम नहीं था, ये सब कुछ नहीं था। ये वही जो सर ने समझाया ना, एक तानाशाही, एक अपना मत रखना, ये अपने को करना, सुप्रीमो बनाना, कहीं ना कहीं ये उससे सब लिंक्ड होके ये कुप्रथाएं जन्मी है। ये कभी भी अपनी वैल्यूज में नहीं था, किसी भी वैल्यू में नहीं है सर। अगर देखा जाए तो किसी भी उसमें नहीं है, किसी भी उसमें आप देख लीजिए, इक्वल्स है, सब जगह इक्वल्स है। बस उसको पढ़ा नहीं गया, उसको पढ़ा नहीं गया, और जिसने उसको पढ़ा उसने उसको तोड़ मरोड़ के प्रथाएं थी, जो ये प्रथाएं थी, अब हमने बाद में टाइम के साथ में ये कुप्रथाएं बन गई। लेकिन जब ये प्रथाएं थी तब तो ये समाज के लिए वैल्यूज नहीं थी। ये मैम वैल्यूज तो अलग हो गई, एडेप्टेशंस थे, ये सिर्फ एडेप्टेशंस थे जो हम उस समय की सोसाइटी के हिसाब से हमने कर लिए। पर्दा सिस्टम, सती प्रथा सिस्टम, ये हमने करे हैं सिर्फ उन समय की एडेप्टेशंस को देखे, जो एनवायरनमेंट था उसके हिसाब से हमने अपने आप को एडेप्ट कर लिया था उस समय। वी फेल्ट सेफ इन दैट। अब हम उस एनवायरनमेंट में नहीं है, हमने फिर से रीअडेप्ट कर लिया अपने आप को, नहीं है वो प्रथा। टाइम लगा, एक प्रथा को चेंज होने में टाइम लगा।
लेकिन इट वाज जस्ट मियर एडेप्टेशन टू दैट कंडीशन, बाकी वैल्यूज मैडम नहीं देखो है। बुद्धिज्म कितना पुराना वो है, मैडम भी I want to में add बातें one हैं, more आज thing. भी आज उनको फॉलो करने के लिए बोलते हैं कि भाई हिंसा मत करो, है ना। किसी को अगर आप वैसे भी हर्ट करते हैं बोलकर भी तो वो भी हिंसा ही है। तो ये सारी चीजें तो ये हमारे बेसिक चीजें हैं, ये सब जो हम बच्चों को भी आज के टाइम में भी हम इनको सीखने के लिए कहते हैं। त्रिपिटक में भी यही है और शायद ज्ञान यजुर्वेद और ये मेरा कहने का यही मतलब है, वैल्यूज का मतलब मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो हमारी बेसिक चीजें हैं वो तो नहीं बदली है हमारी। अब हम पुरानी चीजों को ही वापस क्यों लेकर आ रहे हैं। अब जो हमारी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें वापस उन्हीं चीजों को लेकर आ रहे हैं पुराने मैम, जो। हाँ नहीं अच्छा, हाँ कोई जी। ना कोई तो कारण है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इसे। पहली बात तो हम लोग साइकोलॉजी में और कई चीजों में पढ़ चुके, वैल्यूज का मतलब है सही गलत का फैसला करना। यस सर। ठीक, मेरे सामने वेज रखा है, नॉन वेज रखा है, उसी खाने को एक आदमी कहेगा दोनों खाना अच्छा है, एक आदमी कहेगा भाई वेज अच्छा है नॉन वेज अच्छा नहीं है। हाँ तो जी। ये उसका नजरिया है सही और गलत में फर्क करने का। ठीक, पहली बात। वैल्यूज पहले बनते हैं, प्रथाएं उन पर आधारित होकर बाद में बनाई जाती है। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल, अब उस समय लगा होगा, देखिए लगा क्या होगा, पुरुष सत्तात्मक समाज शुरू से ही रहा है। यस सर। ठीक है जी, और पुरुष के जैसा इनसिक्योर्ड प्राणी कोई है नहीं। वो अपने से आगे औरत को बढ़ते हुए नहीं देख सकता, या अपने सामने मतलब आदमी अपने जीते जी तो चाहता नहीं है कि उसकी पत्नी किसी से बात भी करे। तो उन्होंने ये सोचा कि मरने के बाद भी कैसे बात कर ले। ठीक है, खैर एक अलग बात है, एक मैटर है, इनसिक्योरिटी है। उनका ये मानना था कि जब पति मर गया, मैं उनकी दलील दे रहा हूं अपनी नहीं, उनका ये मानना था कि पति मर गया तो जो पति परमेश्वर है, जो पति पालन कर रहा है, संभाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद कौन देखेगा। तो वैल्यू क्या कहती है कि अगर पति स्वर्ग जा रहा है तो पत्नी को भी उसके साथ ही स्वर्ग में जाना चाहिए, पति को उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए कहीं पर भी। ये मैं वैल्यू सिस्टम बता रहा हूं अभी। ठीक है, अब इस वैल्यू पर चलने के लिए क्या करना चाहिए, सती प्रथा कर देना चाहिए, क्योंकि सती नाम से एक कहानी भी है और सती के बारे में हम जानते भी हैं कि जिसके मृत्यु, वैल्यू से जोड़ दिया उसको, प्रथा को। यस, सो द पॉइंट इज, मैं वही कह रहा हूं कि धर्म और राजनीति वैल्यूज को सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करती है। बिल्कुल सर। ऋग्वेद में मूर्ति पूजा है, बुद्ध त्रिपिटक में मूर्ति पूजा के अगेंस्ट है ये सारे। मैं मूर्ति पूजा उसमें नहीं जा रहा, मैं एक, अब इसमें भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैम भगवान में और ईश्वर में क्या अंतर है। आप आर्य समाजियों से पूछेंगे तो वो भी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। उनका भी ये कहना है कि भगवान, देव और ईश्वर में अंतर है। ठीक है, वैल्यूज क्या डिफरेंट होगी क्या सर? तो मतलब वही तो जानना चाह रही है, वो जिन वैल्यूज पे चलने को कह रहे हैं और हमारे हिंदू धर्म जिस वैल्यूज पे, क्या वो मतलब नहीं मैडम, देखो गलत तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, पॉइंट ये कि सही भी कुछ भी नहीं है। पॉइंट ये है कि हमारा सारा वैल्यू सिस्टम परिस्थिति सापेक्ष है। फिर तो ये चेंज रहता होगा अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। सर उसमें लेकिन क्या है, स्वार्थ छिपा है लोगों का, जो हाँ वो बात है। वो क्वेश्चन ये था ना कि भी रूल बनाए गए हैं तो उसमें स्वार्थ छिपा है और उसको धर्म से जोड़ दिया है, पाप पुण्य से जोड़ दिया है। हाँ। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो सर देखिए ना, अगर मैं आपको कोई वैल्यू बोलूं पर आप तो करोगे नहीं, मानोगे नहीं, जब तक मैं आपको डर ना दिखाऊं। तो जितना भी, जब तक उनका परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो वैल्यू राइट है कि नहीं है, तब तक ही नहीं अडेप्ट करेंगे ना वो। मैम विश्व की 90% जनसंख्या टिकटॉक बना रही है, आप उसके आईक्यू पर कितना भरोसा करोगे। तो उसे किसी बात को मनवाने के लिए डर का ही रास्ता चुना जाएगा, डर और लालच। ठीक है, तो राजनीति और धर्म डर और लालच का कारोबार करती है कि भाई अगर अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, लालच, बुरा करोगे नर्क मिलेगा, सजा। तो डर और लालच का कारोबार शुरू से चल रहा है, जन्नत और दोजख। ठीक है, खैर ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। सर बात ये है कि आपने क्वेश्चन पूछा था क्या वैल्यू बदलती रहती है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दे चेंज। हाँ,
वैल्यूज को सिचुएशन के हिसाब से, स्वार्थ के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से हम बदलते हैं। जमीन पर बैठकर खाना, हाथ से खाना अपने आप में बहुत ही नेचुरल वैल्यू है, लेकिन समय बदला, अब हम टेबल पर खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, और जब कोरोना आ गया तो उस पर सैनिटाइजर छिड़क कर खाते हैं। तो समय और हालात के हिसाब से हमारे वैल्यू सिस्टम में चेंज आता है। और ये बात भी सही है कि कुछ वैल्यूज समय के साथ नहीं बदलते, क्योंकि अभी भी उनको चलाने से हमें फायदा ही है। तो जब तक वो वैल्यू फायदा दे रहे हैं वो चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ा फिलॉसफी के बारे में। फिलॉसफी में हम मेन ध्यान देंगे एपिस्टेमोलॉजी पर, यानी कि नॉलेज पर। नॉलेज कहाँ से मिलती है पियाजे के हिसाब से? इन्वायरमेंट से। नॉलेज कैसे मिलती है? इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके। नॉलेज का नेचर कैसा होता है? नेचुरल होती है, अपने आप आती है। बच्चे के अंदर पहले से क्वालिटी है कि वो अपने आसपास की नॉलेज को इकट्ठा कर सके। अभी तो मैंने सारा मिटा दिया। क्या स्माइली भेज रहे हो? देखना अब ब्लर है क्या? साइज में लिखूंगा। तो अब हम आते हैं अपने पियाजे साहब पे। आप ठीक है कह रहे हैं। हाँ, वो बीच में ना नेटवर्क की वजह से होता होगा, ये सब तो इशू चल। चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। बालक वातावरण से सीखता है। नंबर 2, बच्चा इंटरैक्शन से सीखता है, यानी वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है, 1 मिनट के लिए मुझे दीजिए टाइम, ना दिया। चाइल्ड हैज इनबॉर्न एबिलिटी टू लर्न। बालक में सीखने की योग्यता जन्मजात होती है, यानी कि बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि कैसे सीखेगा। तो देखिए, चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, ये बायोलॉजी की बात हो गई है ना, वातावरण से सीखता है। बालक इंटरैक्शन से सीखता है, ये मेथड हो गया कि किस तरीके से सीखेगा, तो ये एपिस्टेमोलॉजी है। चाइल्ड हैज़ इनबॉर्न एबिलिटी टू लर्न, बालक के अंदर जन्मजात शक्ति होती है, ये फिर से बायोलॉजी आ गया, डार्विन की थ्योरी आ गई। तो इसका मतलब बच्चे को सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सीखता है। चौथा, चाइल्ड कलेक्ट्स स्मॉल यूनिट्स ऑफ नॉलेज। बालक छोटी छोटी नॉलेज को इकट्ठी करता है। आप भी देख लीजिए, आप भी कोई चीज़ एकदम से इकट्ठी नहीं कर सकते। अब ब्लर तो नहीं कर रही ना स्क्रीन? हाँ, हम कभी भी एक साथ पूरी नॉलेज को इकट्ठा नहीं कर पाते, हमें उस पूरी नॉलेज का छोटा छोटा पार्ट चाहिए होता है। फिर हम क्या करते हैं, उस छोटी छोटी नॉलेज को हम जोड़ते हैं। चाइल्ड compiles the
नॉलेज। बच्चा फिर इन छोटी छोटी ज्ञान राशियों को इकट्ठा करता है, ठीक है। फिर इन सारी नॉलेज को इकट्ठा करके वो अपना एक थॉट प्रोसेस बनाता है, वो अपने नज़रिए से दुनिया को देखता है। Child constructs his or her own world of knowledge. बच्चा अपने ज्ञान संसार का निर्माण करता है। मतलब दुनिया को मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम भी उसी नज़रिए से देखो। तुम्हारा नज़रिया अलग होगा क्योंकि तुमने अपना जो दुनिया को देखने का नज़रिया है वो अपने हिसाब से ढाला है, मैंने अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहीं से कंस्ट्रक्टिविज्म भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं पियाजे के की पॉइंट्स पर। मुख्य बिंदुओं पर। आमतौर पर पियाजे की क्लास 3 घंटे की होती है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना, जहां समझ में ना आए मुझे चैट बॉक्स में डाल देना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। पियाजे के कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला है स्कीमा। आप लिखते जाएं। स्कीमा का मतलब क्या होता है? ये जो नॉलेज हमें मिलती है उसका एक डिज़ाइन है, पैटर्न है, सीक्वेंस है। हमें जब भी कोई नॉलेज मिलती है, हमारा दिमाग उसे एक ख़ास पैटर्न में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर मैं बोलूं, हाँ, माइंड मैपिंग में क्या है कि हम बहुत सारी नॉलेज को खुद से कोशिश करते हैं कि हम उसको एक अलग अलग सीक्वेंस में लगा दें, है ना। जैसे अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आज हमने फिलॉसफी में क्या क्या पढ़ा, तो आप क्या बताएंगे? आपने कॉपी में नोट्स बनाए होंगे, है ना। हाँ, फिलॉसफी का मीनिंग देखा हमने, फिर उसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। हाँ, तीनों ब्रांचेस के बारे में सीखा। हाँ, है ना। तो वही जो माइंड का मैप कैसा बना कि उसमें आपने अलग अलग नॉलेज को एक सीक्वेंस में तैयार किया, एक पैटर्न सा बना लिया, है ना। तो बिल्कुल सही, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। हमारा दिमाग जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज हमें मिलती है, उसे अपने आप ऑटोमेटिकली एक पैटर्न, एक सीक्वेंस में लगा लेता है, ठीक है। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। कि बताइए इस लाइन में क्या गलती है? कुछ नहीं, 6 नहीं लिखा है। बताइए क्या गलती है? इसकी स्पेलिंग में क्या गड़बड़ है? हाँ, रुमाना कह रही है नो सर, सब सही है, सब सही है। लिखा सरस्वती, नहीं चलेगा, हम सरस्वती। तो चलिए 6 यहाँ लिख देता हूँ, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। 6 यहाँ लिख दूँ, नहीं चलेगा। हमें तो 6, 5 और 6, 7 के बीच में ही लिखना पड़ेगा। तो हमारे दिमाग ने इस गिनती को एक ख़ास सीक्वेंस में याद किया है। तो जो भी नॉलेज हमें मिलती है उसे हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाते हैं। जैसे आपका घर से बस स्टॉप तक का नक्शा, और जब आप
को मैं पूछूं कि घर से बस स्टॉप तक कैसे जाओगे, तो आप बताएंगे पहले हम थोड़ा आगे जाएंगे, फिर राइट मुड़ेंगे, फिर थोड़ा आगे जाएंगे, एक शॉप आएगी, वहाँ से हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपका घर है, बीच में बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, बट आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, आप कुछ खास दुकानों को ही अपने दिमाग के पैटर्न में सेट करेंगे। जो बच्चे पजल बनाते हैं ना, चीज़ों को जोड़ जोड़ के, वो एक्चुअली स्कीमा ही है, वो स्कीमा को जोड़ के एक पैटर्न में बना रहे हैं। सेकंड पॉइंट है एसिमिलेशन, यानी आत्मसात करना। आत्मसात करना, एसिमिलेशन, इसका मतलब क्या है? जब हम एक स्कीमा में दूसरे स्कीमा को जोड़ते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है S1 S2। ये क्या हो गया? मतलब दो स्कीमा के जुड़ने पर कुछ बदला नहीं, बल्कि पिछली नॉलेज में नई नॉलेज जुड़ गई। जैसे बच्चे ने सीखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक स्कीमा है। फिर हमने बच्चे को S2 सिखाया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये S2 है। अब अगर मैं बच्चे को बोलूं कि बेटा 1 से 20 तक की काउंटिंग लिखो, क्या मैम? पता नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही एकदम से। स्क्रीन चली गई क्या? नहीं दिख रही है सर, दिखाई दे रही है। मेरे फोन में है। एक बार आप रीजॉइन करो। अच्छा, रीजॉइन करके सारे मैंने वो होती है ना डॉट्स, सारे कर ली। अच्छा, 1 मिनट सर, आराम से कर लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। सेकंड वाले उस पर कर ले मैम। प्रेस ही नहीं हो रहा ना सेकंड वाला, पता नहीं क्यों। सेकंड वाला स्लाइड करके कर ले, स्लाइड करके। अच्छा, स्लाइड भी नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, बैक जाके एंड कॉल करके रीजॉइन कीजिए। हाँ जी, वही करती हूँ सर। आराम से कर लो, आराम से कर लो, वेट कर रहे हैं। सर ये प्याजे ने इतनी सारी बातें बताई हैं, पर उसने ये मतलब जैसे बच्चे की उसने सारी ये चीजें बताई हैं, पॉइंट्स जो पहले आपने बताए हैं, तो इसका मतलब तो बच्चा अपने आप ही सीख रहा है सब कुछ। तो उसको ना तो किसी स्कूल की जरूरत है, ना किसी गाइड की, ना किसी टीचर की। बिल्कुल इन्वायरमेंट से सीखता है। तो सर उसको मतलब गाइडेंस की जरूरत तो होती है बच्चे को। स्कूल भी तो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है सर। इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा भारतीय दर्शन में बताता हूँ, जब तक मैडम जुड़ती हैं। आपने रविंद्रनाथ टैगोर का तो नाम सुना ही है। हाँ जी सर। रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें सारा मदर नेचर के बारे में लिखा हुआ है। सर दिख गया, अब आ गई स्क्रीन से। तो रविंद्रनाथ टैगोर अपने 14 भाई बहनों में से एक थे, और माँ बाप भी अच्छे खासे रिच फैमिली से थे। तो भाई एक दिन क्या हुआ, स्कूल में मन लगा नहीं, स्कूल में जल चक्र पढ़ा रहे थे, वाटर साइकिल। उन्हें समझ भी नहीं आया, पता नहीं क्या चीज पढ़ा रहा है टीचर साइंस में। तो वो वहां से चुपचाप बंक मार के निकले और एक नदी में खूब नहाए, कपड़े बड़े गीले किए, बस्ता रखा पेड़ के नीचे, और फिर जब नहा के निकले तो धूप में बैठकर कपड़ों को सुखाने लगे, ताकि स्कूल के ठीक उसी टाइम की जब छुट्टी होती है उसी टाइम वो अपने घर जाए, किसी को पता ही नहीं लगे कि वो बंक मार के आए हैं और कपड़े भी सूखे हुए मिले। तो वो धूप में बैठ के अपने कपड़े सुखाने लगे, तो उनको एकदम से क्लिक किया कि अरे जल चक्र तो मिल गया भाई। बारिश से इस नदी में पानी आया, फिर ये नदी का पानी मेरे कपड़ों पर आया, कपड़ों को धूप लगी और धूप से ये पानी फिर से हवा में चला गया और ये फिर बादल बन जाएगा, है ना। हाँ जी। तो गीतांजलि में उन्होंने एक लाइन लिखी है कि आप में से किसी को बंगाली आती है? नहीं सर, हमें तो नहीं आती। और कोई? असल में जो 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 रचनाएं होती है ना, वो उसी भाषा में बड़ी स्वाद देती हैं। तो मैंने वो रचना ही याद कर ली बंगला में। वो ये कहते हैं कि तादेर कथा है धांधा लागे, यानी कि उनकी बातों से मुझे कंफ्यूजन होती है। तुम्हार कथा आमी बुझी, तुम्हारी बातें मेरी समझ में आती हैं,
तुम्हार आकाश तुम्हार पाताल, यानी तुम्हारी आसमान तुम्हारी ये जमीन, यही ना शॉप शोजा शूजी, ये तो बड़े सीधे सरल हैं। मतलब उनकी बातों से मुझे कंफ्यूजन होती है, जो टीचर पढ़ा रहा है मुझे बड़ा कंफ्यूज करती हैं। तुम्हारी बातें मेरी समझ में आती है, मदर नेचर तुम जो पढ़ाती हो समझाती हो मुझे समझ में आती है। तुम्हारी ये जमीन है, तुम्हारी ये आसमान है, ये तो बड़े सीधे सरल हैं। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर मदर नेचर से सीख रहे हैं। तो लाइफ इज अ स्कूल, नेचर इज अ स्कूल, है ना। तो इन्वायरमेंट से ही ये सीख रहे हैं। तो इसका मतलब पियाजे पर भी नेचुरलिज्म का बड़ा असर है, प्रकृतिवाद का। ठीक है, तो हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं, और हमारी किताबों में भी वही सिलेबस है जो प्रकृति में मौजूद है। बार बार हम कहते हैं डेली लाइफ से कनेक्ट करो, डेली लाइफ से कनेक्ट करो, है ना। हाँ तो जी। है, थोड़ा सा है। वाइगॉत्स्की कहता है समाज से कनेक्ट करो, पियाजे कहता है वातावरण से कनेक्ट करो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। समाज तो वातावरण का एक पार्ट हुआ ना। हाँ, इस पर मैंने कल बताया था कि समाज वो है जिसमें मानवीय संबंध होते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स होते हैं। हाँ जी। वातावरण में सब कुछ आ जाता है, जो भी सब आएगा, कुछ बायोटिक, एबायोटिक, नेचुरल, सब आएगा। समाज हो तो वो पिछली नॉलेज में नई नॉलेज को जोड़कर 1 से 20 तक की गिनती लिख के दिखा देगा। इसे कहेंगे एसिमिलेशन। तो कुल मिलाकर एसिमिलेशन का मतलब है पूर्व ज्ञान में, प्रीवियस नॉलेज में नया ज्ञान जोड़ना। ठीक है, तीसरा है एकोमोडेशन। समायोजन। एकोमोडेशन, समायोजन। इसका मतलब है जब पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज जुड़े तो उससे तीसरी नॉलेज बन जाए। मतलब आपका जो नॉलेज था उसमें कुछ बदलाव आ जाए। तो इसका मतलब है स्कीमा में मॉडिफिकेशन। जब आपकी नॉलेज में परिवर्तन आए, मॉडिफिकेशन आए, उसे एकोमोडेशन कहते हैं। आओ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे ने एक पपी देखा, कुत्ते का बच्चा, पिल्ला, वाइट कलर का देखा। हमने बता दिया बेटा डॉगी, बच्चे ने डॉगी याद कर लिया। तो ये स्कीमा है, नया स्कीमा बना। फिर उसने एक दिन काला पपी देखा, तो हमने बोला ब्लैक डॉग, ब्लैक डॉगी। तो उसने वाइट डॉगी वाले स्कीमा में काला डॉगी वाला स्कीमा ऐड कर दिया। ऐसे ब्लैक, वाइट, भूरा, जो भी कलर होते हैं वो सारे उसने कुत्तों का एक स्कीमा बना लिया और उसमें अलग अलग कलर के देख लिए। अब एक दिन उसने रास्ते में खरगोश का बच्चा देखा। उसने बोला पापा डॉगी। पापा ने बोला नो इट्स रैबिट। तो अब क्या होगा कि उसका जो पहले वाला स्कीमा था उसमें कुछ परिवर्तन आया। तो वो कहेगा ओके ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान रखो, जब कभी भी बच्चा नया स्कीमा बनाएगा या पुराने स्कीमा में सुधार करेगा उसे एकोमोडेशन कहेंगे। कई बार मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा मच्छरों का भोजन क्या होता है, तो सब कहते हैं कि मच्छर खून पीते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मच्छर खून नहीं पीते, सिर्फ फीमेल मच्छर जिनके पेट में अंडे होते हैं सिर्फ वो खून पीती हैं, बाकी सारे मच्छर पेड़ पौधों का रस पीते हैं। पढ़ाने के बाद अब मैं अगर पूछूं कि बताओ मच्छरों का भोजन क्या है, तो आप बोलेंगे मच्छरों का भोजन
पेड़ पौधों का रस है, तो आपका पुराना स्कीमा चेंज हो गया। इसे क्या बोलेंगे? एकोमोडेशन। उंगलियों को दाल चावल में मिक्स करके हर निवाले में अलग अलग तरीके से एडजस्ट करना, हर बार मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो भी एकोमोडेशन है। केला खाने के लिए मुंह का साइज खोलना, बढ़ाना, मॉडिफाई करना, वो भी एकोमोडेशन है। तीन हो गए ना? कौन सा हो गया? स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। रिवर्सिबिलिटी, पलट वारिता। इसका सिंपल सा मतलब है कोई स्कीमा जिस डायरेक्शन में है उसे उल्टी डायरेक्शन में लगाना। मान लो आपने बच्चे को बोला कि बेटा 100 से 1 तक की गिनती लिखो, तो अगर बच्चा ऐसे लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 और फिर ऐसे करते करते यहाँ पर 100 लेकर आता है, तो इसका मतलब उसने उल्टी गिनती नहीं सीखी, वो तो सीधी गिनती लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी भी उसका प्रीवियस नॉलेज ही चल रहा है। होना क्या चाहिए था? वो यहाँ से शुरू करता 100 99 98 97। अगर यहाँ से लिखना शुरू करे तो हम कहेंगे कि उसमें रिवर्सिबिलिटी आ चुकी है। तो रिवर्सिबिलिटी क्या है? टू अरेंज स्कीमा इनटू रिवर्स ऑर्डर। स्कीमा को उल्टे क्रम में लगाना, स्कीमा को उल्टे क्रम में लगाना। सर इसका क्या क्या मैम? क्यों करते हैं सर? इसका क्या रीजन है? रिवर्सिबिलिटी का? यस। अच्छा ठीक है, आप कॉपी में एक पॉइंट लिख लीजिए, कंजर्वेशन। जैसे ही कंजर्वेशन पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें रिवर्सिबिलिटी का यूज आएगा, आप देखिएगा। पांचवा पॉइंट, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। ठीक है? वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है एबिलिटी टू फाइंड हिडन ऑब्जेक्ट, यानी छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने की योग्यता, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने की योग्यता, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब ये डेवलप होता है 8 से 9 महीने के बच्चे में। कैसे होगा? मान लो एक छोटा सा बेबी है, घुटनों के बल चल रहा है, इस उम्र में घुटनों के बल चलेगा, उसके सामने एक खिलौना रखा हुआ है। ठीक है? अब बच्चा इस खिलौने की तरफ बढ़ा, आपने बीच में एक पर्दा लगा दिया, अब उसको ये खिलौना दिखना बंद हो गया, तो वो यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके कहीं और चला जाएगा। इस बच्चे के लिए आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड है। मतलब जो चीज़ दिख नहीं रही वो दिमाग में भी नहीं है, उसकी छवि नहीं बनेगी, दिमाग में उसकी इमेज नहीं बनेगी। जब तक वस्तु सामने है वो वस्तु है, वस्तु नहीं है तो माइंड में उसकी इमेज भी नहीं है। बट अगर मैं आपसे कहूँ सेब, आप आंखें बंद करके सेब की शेप को याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वस्तु का स्थायीपन है, वो ऑब्जेक्ट परमानेंटली आपके दिमाग में है, छवि बनेगी। तो जहाँ छवि नहीं बनेगी, बच्चा अभी छोटा है, जहाँ छवि बन गई तो समझो वो 8-9 महीने का बच्चा है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो चुका है।
इसी के लिए आप देखते हैं एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी मदर खेलती है बच्चों के साथ, पीक आ बू, यानी कि ता या कोई कोई कहता है झा, ठीक है। मम्मी क्या करती है, अपने चेहरे पे हाथ रख लेती है और बच्चा गोदी में होता है और फिर वो एकदम हटाती है और बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। फिर वो चेहरे पे हाथ रख लेती है, बच्चा फिर कहता है मम्मी कहाँ गई। तो इसका मतलब अभी बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब मम्मी हाथ रखेगी तो बच्चा अपने हाथ से मम्मी की हथेली हटा देगा, उसको पता है कि इस हाथ के पीछे मम्मी है। तो यानी कि अब उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुका है। छठा पॉइंट है ईगो सेंट्रिज्म, यानी पॉइंट आया था सर, बीच में पॉइंट आया था, कंजर्वेशन, केंद्रिता। क्या मैम? बीच में पॉइंट आया था ना सर, कंजर्वेशन, उसको लिखना है सर कि वो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आपने कहीं लिखा ही। रिवर्सिबिलिटी जब अभी हम कर रहे थे ना पॉइंट, तो कंजर्वेशन आया था। कंजर्वेशन अभी आगे आएगा एक्चुअली मैडम। हाँ, मैडम ने पूछा कि रिवर्सिबिलिटी का यूज क्या है। ओके ओके, हाँ, तो वो कंजर्वेशन में भी यूज होगा, आने वाला है बस। इसमें भी एक कहानी है। अगर कोई बच्चा अपनी बात को सही मानता है और अपनी बात की वजह से दूसरे के नज़रिए को नहीं समझ पाता तो उसे कहेंगे ईगोसेंट्रिज्म। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लास में एक बच्ची थी तमन्ना, वो क्लास के पीछे बैठती थी। तो आगे वाले बच्चे जब कॉपी उठा के दिखाते थे कि सर देखो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, तो तमन्ना भी पीछे से कॉपी उठा के दिखा देती थी कि देखना सर ये ऐसे होगा पीछे से। अब मैं कहता बेटा मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा, तो वो अपनी कॉपी ऐसे हाथ में पकड़ती थी, कहती सर मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो उसका कहना सही है क्योंकि वो अपने नज़रिए से सही है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो अपने नज़रिए की वजह से मेरा नज़रिया नहीं समझ पा रही। Difficulty to understand others' point of view। ये एक डिफ़िकल्टी है, परेशानी है जो लोगों में होती है दूसरे के आइडिया ना समझ पाने की। तो अगर आप दूसरे का नज़रिया नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके अंदर प्रॉब्लम है ईगोसेंट्रिज्म की, ठीक है। ये तो बड़े लोगों में भी रहती है, सास बहू के झगड़े इसलिए होते हैं, दोनों एक दूसरे का नज़रिया नहीं समझ पाते। अगला है एनिमिज्म, जीववाद। एनिमिज्म का मतलब क्या है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना। हरिकेश ने दिन तक अकॉर्डिंग हमें राबिया ने पूछा शिक्षा भी मत पढ़ो, गिरा और रोने लगा। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, समझ लो। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म की एज क्या है मैं आपको एक साथ बताऊंगा, ठीक है। अभी एज ग्रुप के पीछे अभी मत पढ़ो, अभी आप पहले कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेना। बच्चा भाग कर गया और एक ठोकर लगी और वो धड़ाम गिरा और रोने लगा। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, किसने मारा। पता नहीं इंडियन कंसेप्ट ही क्या है, माँ को यही लगता है कि बच्चे को किसी ने मारा ही होगा। इतना प्यारा बच्चा है मेरा कि लोग उससे जलते हैं, उसे मारना ही चाहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा माँओं को लगता है। तो माँ ने पूछा किसने मारा, बच्चा कहता है इनने मारा, दरवाजे ने मारा। तो माँ उस दरवाजे को एक थप्पड़ मारती है, बच्चा सही हुआ, चुप हो गया, वो चुप हो जाता है। तो उसे लगता है कि उस निर्जीव दरवाजे को भी सजीव वस्तु की तरह चोट लगी है। तो ये एक झूठ है कि बच्चे को
नॉन लिविंग चीजें सर क्या लगती हैं? हाँ जी मैम। सर ये भी बहुत छोटे बच्चे के लिए हो सकता है, ये वाला भी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, हम इसका भी एज ग्रुप देखेंगे किस एज में आता है। हाँ जी सर। लिविंग लगती हैं, ठीक है। एनिमिज्म का भी एक एज ग्रुप है, पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद है 7 हो गए, 8वां इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। और इसी के साथ में बता देता हूं 9th पॉइंट, आउट ऑफ बैलेंस यानी असंतुलन, ठीक है। इक्विलिब्रियम नाम से पता चल रहा है कि कुछ दो चीज़ों में बैलेंस होगा, और आउट ऑफ बैलेंस का मतलब कि दो चीज़ों में बैलेंस नहीं हो पाएगा। मान लो आप ये गिनती जानते हो, अब इस गिनती से आपको अच्छी तरह से पता है, ये काउंटिंग आप कर सकते हो। आप आनंद विहार जा रहे हो और आपको बस पकड़नी है 534। तो आपने बस का नंबर देखा, अपनी प्रीवियस नॉलेज को इस नई नॉलेज में अप्लाई किया, फिट बैठ गया, आप सही बस में बैठ गए, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब आप इसी नंबर की इंफॉर्मेशन के साथ चले गए कोलकाता या केरल, ठीक है, केरल चले गए। हमारे साथ एक सर थे मिस्टर असगर, वो रहे नहीं, बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। असगर सर बहुत काले आदमी थे, डार्क कम्प्लेक्शन, और वो अपने एक दोस्त के साथ केरल घूमने गए। हिमाचल प्रदेश का दोस्त था उनका, गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा, और दोनों एक स्टेशन के बाहर नारियल पानी पी रहे थे। तो एक साउथ इंडियन आदमी आया और असगर सर के सामने उसने कागज़ का पुर्जा खोल के रख दिया, और इस कागज़ के पुर्जे पर कुछ गुचुड़ मुचुड़ सा साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। उन्होंने असगर सर के सामने बढ़ाया, बोला नाड़ पुन्नड़ा नाड़ा बड़ा। अब असगर सर अपने दोस्त को देखें, दीपक को, जो गोरा है, और दीपक ने बोला भाई इशारे से बता दे। अब हुआ यूं कि उस आदमी को लगा कि असगर सर क्योंकि काले हैं तो वो साउथ इंडिया के ही होंगे, लेकिन असगर सर उस लिखावट को नहीं पढ़ पाए क्योंकि उनको तो आती नहीं साउथ इंडियन। उनको क्या आती है? उनको तो अलिफ बेते से आती है, ये सब तो आती नहीं। तो इसका मतलब उनकी प्रीवियस नॉलेज इस नई सिचुएशन में काम नहीं आई, ठीक है। तो अगर आपकी नॉलेज किसी नई सिचुएशन में काम आ जाए उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब आपकी नॉलेज किसी नई सिचुएशन में काम ना आए उसे आउट ऑफ बैलेंस कहते हैं। और जब आउट ऑफ बैलेंस बनेगा, जैसे इस केस में हुआ, असगर सर के साथ हुआ, तो आउट ऑफ बैलेंस के केस में क्या होगा? असगर सर बड़े ही मजाकिया थे, उन्होंने उस पर्चे को लिया, खोला और पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे कर दिया उन्होंने। गायत्री मंत्र और सूरह फातिहा मिक्स करके कोई ऐसी लाइन पढ़ी, उसको लगा ये रास्ता बता रहा है। अल्लाह जाने उस आदमी के क्या समझ में आया, वो बोला सरी सरी। सरी का मतलब होता है ओके ओके, वो बोल के चला गया। हाँ, मोहम्मद अहमद कह रहे हैं कि एक नया स्कीमा डेवलप हो। क्या कह रहे हैं सर? सरी ओके, हाँ सरी मीन्स ओके। हाँ, तो यहाँ पर असगर सर ने एक नया स्कीमा बनाया
तो जब भी हमारा पुराना स्कीमा काम नहीं आता ना, तो हम नया स्कीमा अप्लाई कर देते हैं। होगा, बिल्कुल सही। असगर सर ने एक नया स्कीमा बनाया, उन्होंने गायत्री मंत्र और सूर्य फातिहा को मिला दिया। आज मैं याद करता हूँ कि सर ने इन दोनों को ही क्यों मिलाया। यू वोंट बिलीव, सर ने एकन और इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या होता है। हाँ, आए तो वो कहो जो आता हो, या क्रिएटिव सा कुछ कर दो। गोलू कह रहा है एसिमिलेशन और इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या होता है। गोलू भाई खुद ही देख लो क्या होता है, मैंने अभी पढ़ाया है। एसिमिलेशन में दो स्कीमा जुड़ते हैं और इक्विलिब्रियम में पहले का स्कीमा नई सिचुएशन में काम आता है। ठीक है गोलू, मुझे लगता है इस बार तुम्हारा डीएसएस भी हो नहीं पाएगा, तुम्हारे क्वेश्चंस के लेवल से लग नहीं रहा। ठीक है, थोड़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। रिजल्ट आगे है 8 पॉइंट। क्या मैम? सर वो पर्सनल क्वेश्चन था सर। मैं कहा सर कितने बच्चों का डीएसएस भी इस बार हो गया सर? डीएसएस एग्जाम हो ही नहीं पाया ना, हाई कोर्ट में केस चला गया, बीएड वालों ने केस डाल दिया है। हुए नहीं सर, हो ना? तो सर पीजीटी टीजीटी बहुत सारे हुए। नहीं, ये बैच मेरा पीआईटी वाला है। अच्छा, ये हुआ ही नहीं एग्जाम अभी नहीं हुआ। हाँ, पीआईटी वालों पे केस डला हुआ ना, उनका भी रुक गया है मामला। तो सर बीएड वाले अलाउड नहीं है क्या? नहीं, प्राइमरी टीचिंग के लिए बीएड वाले अलाउड नहीं है, सिर्फ केवीएस में अलाउड है। ओके, पहले तो थे सर हमारे टाइम पे जब होता था। हाँ, पहले तो बहुत कुछ था, पहले तो डायरेक्ट भर्तियां भी हुई हैं। अच्छा, साहिब सिंह वर्मा के टाइम पे। सीरियसली सर? हाँ जी, गवर्नमेंट स्कूल में, एमसीडी स्कूल में डायरेक्ट भर्तियां वाले भी हैं। घर से बुला के नौकरियां दी हैं, जिसकी जेबीटी थी बुला के दे दिया। लकी बैच। अरे गजब। ठीक है, चलिए हो गए ना। 9वां है प्ले यानी खेल। ठीक है, प्ले यानी खेल। पियाजे के हिसाब से खेल 3 तरह के होते हैं। 10वां होगा ना सर? डिसेंट्रेशन। हाँ जी मैम, ये 10वां होना चाहिए सर, गिनती। ये 10वां होना चाहिए ना। अच्छा, कोई बात नहीं, काउंटिंग आप अपने हिसाब से ठीक कर लो। आउट ऑफ बैलेंस को इन्होंने उसके इक्विलिब्रियम के ऑपोजिट रखा है ना, आउट ऑफ बैलेंस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नंबर अपने हिसाब से रख लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को एक माना है, इक्विलिब्रियम भी आउट ऑफ बैलेंस भी। कोई नहीं, मैं लिखते लिखते के बाद नंबर आगे पीछे कर देता हूँ, मेरी गलती हो जाती है। Decontextualization and C integration. विकेंद्रण, विसंदर्भीकरण, एकीकरण। ठीक है बेटा, मेरी बात अगर बुरी लगती है ना तो चीज़ों में लगा रहे में क्या डिफरेंस है। तो जो मैंने पढ़ाया मतलब होता है कि बच्चा किसी खिलौने से खेल, डिसेंट्रेशन का मतलब होता है कि बच्चा किसी खिलौने से कॉमन तरह से खेलता है, यानी जो खिलौना जिस चीज़ के लिए बना है वो उसी तरीके से खेलता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने कार ले ली तो वो कार को ऐसे चला रहा है, वैसे चला रहा है, तो कार का मतलब कार का मतलब कुछ और नहीं। बच्चे ने गुड़िया ली तो गुड़िया से खेल रही है, बातें कर रही है, तो गुड़िया का मतलब गुड़िया, कुछ और नहीं। हेलमेट है तो हेलमेट सिर पे लगाया करता हुआ जा रहा है, तो हेलमेट का मतलब हेलमेट। अब आते हैं डीकंटेक्चुअलाइजेशन। इसमें संदर्भ बदलेगा, इसमें कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। मतलब अब वो हेलमेट को ज़मीन पर रख के उस पर बैठ जाएगा, बोलेगा ये मेरी कुर्सी है, यानी कि उसने खिलौने का रूप बदल दिया। गुड़िया को सिर पे लगाएगी, बोलेगी ये मेरा तकिया है, उसने खिलौने का रूप बदल दिया। तो पहले केस में खिलौना खिलौने की तरह खेलेंगे, दूसरे में खिलौने की वैरायटीज़ आ जाएंगी। एक ही खिलौने की वैरायटी, ये खिलौनों की वैरायटी नहीं,
खिलौने से खेलने में वैरायटी, क्रिएटिवनेस आ जाएगी। और तीसरा है बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसमें बच्चा ग्रुप में खेलेगा तो इसमें खेल जो है वो जटिल हो जाएंगे, कठिन हो जाएंगे, इसमें रूल्स आ जाएंगे, जैसे कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी, है ना। इस तरह के खेलों में तो रूल्स चलते हैं कि 6 आएगा तभी गोटी अंदर जाएगी, वो गोटी खुलेगी। तो खेल 3 तरह के हो गए। गुड्डे गुड़िया की शादी होगी इंटीग्रेशन में, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा खेल। 8 हो गया, 9 हो गया, 10वां कॉन्जर्वेशन यानी संरक्षण या हाँ जी संधारण। सर इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे इसमें। हाँ जैसे एक बच्चा खिलौने लेता है, वो खाली उनको खोल के ही देखता है, सब हाँ चीजों को खोल के देखता है, हाँ। तो वो किस में आएगा इनमें तीनों में से? वो खेल, अच्छा, उसका वही खेल है सर। उसका वही उसको खेल। कोई भी नई चीज दी जाए, वो उसको खोल के देखता है कि ये गुड़िया है तो ये कैसे चलती है, या ये गाड़ी है तो ये कैसे चलती है, उसके सारे पार्ट्स खोल के देखता है वो। चलिए आपको मैं 3 शब्द देता हूं, आप इन तीनों में अंतर बताइए। खेल, जिज्ञासा और काम। हाँ जी। खेल में, जिज्ञासा में और काम में क्या अंतर है? पहले बताइए खेल और काम में क्या अंतर है? सर खेल तो अपने एंजॉयमेंट के लिए खेलता है बच्चा। भाई जिस चीज में मजा आए वो खेल है, हाँ और जी। जिस खेल में मजा ना आए वो काम हो गया। काम हो गया। जबरदस्ती वाला। जबरदस्ती वाली बात हो गई। ठीक है, अब आप जो कह रही हैं कि जो बच्चा खिलौने को खोल रहा है, यस वो उसके लिए एक तरह का खेल है, लेकिन बड़ी अच्छी अनोखी बात यह कि सब नहीं खेलते। जिस बच्चे में उस खिलौने को खोलकर जानने की जिज्ञासा होती है, हाँ जी, वो खेलता है ना। लेकिन जनरली हम जो खेल वगैरह खेलते हैं उसमें तो वो सभी के सभी खेलते हैं, उनके तो अपने ही खेल होते हैं, हंसते हैं, खुश हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक, तो खिलौने को खोलकर देखना अपने आप में खेल से कहीं ज्यादा कहना उचित होगा कि वो उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति है। वो ये जानना चाहता है कि खिलौना काम कैसे करता है, इसके अंदर कौन यस, कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें कनेक्टेड है ना। वो भी तो एक एज के बाद ही डेवलप होता है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि एक छोटा सा बच्चा ही उसको खोलेगा या खोलने की कोशिश करेगा, शुरुआत में तो वो खेलेगा ही उससे। शुरू में तो खेलेगा, थोड़ा सा पर्टिकुलर जैसे के उसमें। बाद ये वाली स्टेज आती है कि खोल के देखना चाहते हैं या तोड़ देते हैं। हाँ हाँ सर इसमें अलग अलग, जैसे वो स्टेज नहीं बताई ना कि ये कौन सी स्टेज के बच्चे के लिए है। अभी आएगा, अभी आएगा, सब ये आएगा, सब बताऊंगा। चलिए अब आपका कंजर्वेशन आ गया मैम, देखिए। कॉन्जर्वेशन या संधारण या संरक्षण, इसका मतलब क्या होता है? साइंस में एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन है कि जैसे हमने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को साथ में जलाया तो पानी बन गया, तो जितना यहाँ पर एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट यहाँ होगा, सिर्फ उसका रूप बदलेगा। अच्छा, इसको 11th कर देता हूँ, थैंक यू। ठीक है, यानी इसका सिर्फ रूप बदलेगा। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, मिलकर पानी लिक्विड बनेगा, बट जितनी हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पर जितना इसका मैटर था उतना ही इसका प्रोडक्ट बनेगा, जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट। ऐसे ही हम देखते हैं कि हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, बट ना तो ये एनर्जी घटेगी ना एनर्जी बढ़ेगी, जितनी यहाँ है उतनी ही वहाँ रहेगी। हमने देखा था ना कि पियाजे जो हैं वो बायोलॉजिस्ट हैं, साइंस तो पढ़ी है उन्होंने, वही एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ लगाया। उनका ये कहना है कि वस्तु अपनी शेप बदल दे
यहाँ 4 टॉफ़ियाँ हैं, दोनों लाइन में सेम हैं, बट बच्चा हो सकता है कहे कि इसमें कम टॉफ़ी है, इसमें ज़्यादा टॉफ़ी है। अगर बच्चा कह रहा है इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, तो उसमें भी कंजर्वेशन नहीं आई। ये एक बड़ा बर्तन है जिसमें 1 लीटर पानी है, ये एक छोटा बर्तन है जिसमें वही 1 लीटर पानी है। अगर बच्चा कहे इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, तो उसमें कंजर्वेशन नहीं आई। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसमें जितना पानी है उतना ही इसमें पानी है, तो आप में कंजर्वेशन डेवलप हो गई। ये एक कटोरी में चिप्स रखे हैं, ये एक पैकेट में चिप्स रखे हैं। अगर आप कहें कि दोनों में बराबर चिप्स हैं, तो ये कंजर्वेशन है, क्योंकि इसी को डाल के हमने कटोरी में भरा था। ये एक 2x1 की टाइल है, ये भी एक 1x2 की टाइल है। अगर आप ये कहें कि दोनों का एरिया बराबर है, दोनों टाइलों का बस ऐसे घुमा के हमने उल्टा सीधा रख दिया, लेकिन एरिया बराबर है, ठीक है। हाँ, इन्होंने लिखा है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वेरी गुड अली, वेरी गुड। साइंस में ये लॉ है ना। और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनको बेचारों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेवोजियर करके नाम के एक साइंटिस्ट थे फ्रांस में। उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत की। एंड में वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उनको मार दिया गया। खैर, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एरिया बराबर है। तो अगर आपका दिमाग समझ जाए कि क्वांटिटी यानी कि मात्रा, वॉल्यूम यानी कि आयतन, अमाउंट ये भी मात्रा, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ये नहीं बदलते। अगर उनकी शेप बदल दी जाए तो उसे कंजर्वेशन कहते हैं। एक बार मेरी फैमिली और एक फैमिली, हम घूमने गए रानीखेत थोड़ा सा हाई ऑल्टीट्यूड पे, तो वहाँ एयर प्रेशर कम है। अब एयर प्रेशर कम होने की वजह से जो चिप्स के पैकेट के अंदर की हवा है वो बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगी ना, लो प्रेशर की तरफ जाएगी। बाहर का प्रेशर लो है, पैकेट के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, तो हवा बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो चिप्स के पैकेट जो थे वो फूल गए। मैंने भी अपने बेटे को पैसे दिए कि जाओ बेटा चिप्स खरीद लो। तो वो दोनों गए और चिप्स का पैकेट लेकर आए। इतना खुश हुए, कहने लगे यहाँ का पैकेट बड़ा है। वो फूला हुआ है ना, बोला यहाँ का पैकेट बड़ा है, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ मिलती है। तो एक्चुअली उनके अंदर अभी कंजर्वेशन डेवलप नहीं हुआ था, है ना। छोटे बच्चे हैं, उनको लगा बड़ा है तो ज़्यादा होगा, तो अभी इसका मतलब उसमें कंजर्वेशन डेवलप नहीं हुआ। बट अगर आप समझ जाएं कि शेप बदलने से क्वांटिटी नहीं बदलती, तो उसे कंजर्वेशन कहते हैं। एक चीज़ और, मैं पहले गिनती लिख दूं, फिर तो गिनती भूल जाऊंगा, कि कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी में संबंध है ना। जैसे एक बर्तन है, उसमें 1 लीटर पानी है, और एक ऊंचा बर्तन है, उसमें भी 1 लीटर पानी है। हमने रिवर्सिबिलिटी पढ़ा था कि किसी सीक्वेंस को, किसी स्कीमा को उल्टे ऑर्डर में सोचना। तो मान लो मैंने इस बर्तन का पानी इसमें डाला, और फिर मैंने पूछा कि बच्चे बताओ इसमें ज़्यादा पानी है या उसमें ज़्यादा पानी था। तो बच्चा दिमाग लगाया कि अगर इस पानी को वापस इसमें डाल दिया जाए तो उतना ही तो पानी भरेगा। तो इसका मतलब रिवर्सिबिलिटी मदद करती है कंजर्वेशन को सीखने में। तो पलटवारिता सहायता करती है संधारण को समझने में। अब आते हैं 12वें पॉइंट पे। हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। हाइपोथेसिस क्या होती है? किसी काम को करने से पहले हम कुछ गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं।
इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, इसके भी कई टाइप्स होते हैं। हाइपोथेसिस का बिल्कुल सीधा साधा फॉर्मूला है लॉजिकल गेस, तार्किक अनुमान। सोच समझकर गेस करना। आपको नहीं लगता कि आज पूरे दिन आपने जो DSSB का पेपर किया उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने हाइपोथेसिस लगाया है ना, आपने गेस किया कि ये कैसे होगा। ठीक, आपने 4 ऑप्शन में से एक पर अनुमान लगाया कि ये वाला इस वजह से हो सकता है, तो आपने लॉजिक लगा के गेस लगाया, तो ये भी एक तरह का हाइपोथेसिस है। अब हाइपोथेसिस कितने तरह के होते हैं, सिंपल से 3 तरह के गेस बता देता हूँ। पॉजिटिव हाइपोथेसिस, नेगेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पेपर में देखा, रिसर्च का भी क्वेश्चन आ रहा है हाइपोथेसिस का। पॉजिटिव हाइपोथेसिस का मतलब टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री, इनका प्रयोग करने पर, यानी अगर ये अच्छे होंगे तो बच्चों की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री से पढ़ाने पर बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। बच्चों बैटरी कम हो रही। हाँ जी मैम, तो थोड़ा सा और वीडियो रह गया, नेक्स्ट वाला मैं जरा उसको लगा देता हूँ। अरे क्या खुल गया भाई। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी नहीं हो रही सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हो जाएगी। प्याज आज खत्म कर लेंगे, आज हो जाएगा जल्दी, बस थोड़ा सा ही रह गया और इसका। अब हो रही है स्क्रीन शेयर? यस सर। ठीक है, गोलू। पॉजिटिव, नेगेटिव, नल हाइपोथेसिस मतलब टीचिंग एड से बच्चों के परफॉर्मेंस में चेंज आएगा, तो ये पॉजिटिव है। बच्चों को पनिशमेंट देने से उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा। तो दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो पॉजिटिव पड़ेगा, इसमें जो प्रभाव पड़ेगा वो नेगेटिव पड़ेगा। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, टीचिंग एड से बच्चों का परफॉर्मेंस खराब होगा। तो अब देखो इसमें क्या अंतर है। आप बता रहे हैं क्रिस्टल क्लियर है, ओके थैंक यू। सबसे सस्ते वाला फोन लगाया है। क्या मैम? नल हाइपोथेसिस में ये नहीं हो रहा था कि मतलब किसी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, कोई हम इस तरह का बनाते कि क्योंकि इसमें तो हम मेनली लेते हैं ना कि इन चीजों का आपस में संबंध नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं है इसके ऊपर। नल हाइपोथेसिस में तो ये लेते हैं ना इसका कोई प्रभाव नहीं है जो भी हमने लिया है। अच्छा देखिए, आप बताइए कि टीचिंग एड का बच्चों के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ता है? पड़ता है सर, टीचिंग एड अच्छी होगी तो बच्चे अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है? अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए मैंने अपनी रिसर्च में, ये सब रिसर्च का पार्ट है ना, रिसर्च में शुरू में मैंने डिसाइड कर लिया कि टीचिंग एड से पढ़ाने पर बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा,
ये पॉजिटिव हाइपोथेसिस हो गया। अभी रुकिए, तो मैंने शुरू में गैस कर लिया, ठीक है, तो मैं अपनी रिसर्च में पूरी तरह से क्या कोशिश करूंगा कि जो मैंने शुरू में डिसाइड किया वो मेरा ट्रू हो जाए। यस। अच्छा, ठीक है। दूसरा है, मैं शुरू से ही ये मान लूं कि पनिशमेंट देने से बच्चों का रिजल्ट खराब आएगा, या शुरू में मान लूं कि पनिशमेंट देने से बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी, खराब आएगा। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो डेटा आए, जो रिजल्ट आए, वो गलत ही आए, ताकि मैं रिजल्ट में दिखा सकूं कि देखो बच्चों को तो 0 नंबर आए, मैंने जो सोचा था वो सही था। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है मैम, कि जो मैंने पहले सोचा है उसे मैं अपने आंकड़ों से ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो मैंने सोचा रिजल्ट उसका उल्टा आया, और मैं ये शो करूंगा कि मेरा अनुमान गलत था। सर ये जबरदस्ती मतलब दिखाना ही है? हाँ, जबरदस्ती दिखाना है। अच्छा, मैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता सर, आप वही कह रहे हैं ना? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड नल हाइपोथेसिस में लगाएंगे। इसको आपको ना, एक मिनट, मैं इसमें दो चीजें समझ में आती हैं कि जैसे हम कोई भी चीज ले रहे हैं कि फर्स्ट पॉजिटिव में कि इसका प्रभाव सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव में कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और नल में कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर नल मतलब में ये भी तो हो सकता है, आपस तो में कोई बच्चे को संबंध छोड़ दो नहीं अपने आप सीखने के लिए, जैसे कि पियाजे ने कहा है अपने आप सीखने दो उसको, ना उसको टीचिंग एड से अकॉर्डिंग टू पढ़ाओ ना उसको पनिशमेंट से पढ़ाओ, उसको अपने आप सीखने दो। पढ़ाई की जरूरत ही क्या फिर उसको।